हाँ जी, मैं दिख रहा हूँ। सबसे पहले नमस्ते सभी को। हाँ भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैं दिख रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से। ठीक है। सर आज कम हुआ, 30 सेकंड का डिले जो था वो कम हुआ है। अच्छा, क्या बात है। सर आज क्लास का इंटरफेस थोड़ा अलग है। अरे वाह, तुम्हें बड़ा बताए। क्लास का इंटरफेस अलग है। हाँ बिल्कुल, क्लास का इंटरफेस अलग है। आगे बढ़ने से पहले क्लास के अंदर है ना, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें और क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ। देखो, आगे बढ़ रहे हैं है ना, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो हम अभी से पहले मौके से लिख लेते हैं ना, पहले मौके से अपन लिख डालते हैं। जैसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, कुछ फंक्शंस की जो पार्टिकुलर फंक्शंस है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, उनको अपन सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर भाई बात करी जाती है ना, ठीक है, तो सब कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसका डोमेन जो होता है वो आर होता है, रेंज भी आर होती है, ऐसा लिख लेना। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शंस और ये सब। ठीक है। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं इस टेबल पे आता हूं रुक करके थोड़ी सी देर के अंदर। राइट, इस टेबल पे आ रहा हूं, रुकिए। ठीक है। हाँ भाई, अब यहां से अपन इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सर आज पीपीटी से बिल्कुल मेरा पढ़ लिखाया हुआ ही रखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, कुछ काम काम की चीजें जो होंगी ना वो मैं आपको पहले बताता हूँ। फर्स्ट टाइटल जो आज के दिन का है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। कुछ चीजों की फील के लिए हमारे को इसकी जरूरत है। ठीक है, बाकी जगह जरूरत नहीं है। सर मुझे बहुत डीमोटिवेशन होता है, सब लोग इतने टफ क्वेश्चंस कर देते हैं, मुझ पर बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते। और जनवरी में जेई देना है, तो जनवरी में जेई देना है। जे कब देना है? जनवरी में। और जनवरी में अभी 9-10 महीने बाकी हैं, क्यों बिना बात भी इस चीज को लेकर के परेशान हुआ जाए, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड अजिंक्य। ठीक है, तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मैं आपको एंटर करा देता हूं। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को देखिए। एक्चुअल में क्या ना, हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शंस। हम फंक्शन के दौरान क्या क्या, कौन कौन से फंक्शन पढ़े जाएंगे, तो हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास में वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे। हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब उन फंक्शंस की अगर बात करी जाए ना, तो ये जितने भी फंक्शंस होंगे वो कितने, ऐसे देखा जाए तो करोड़ों हैं। मतलब हम बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, लेकिन बेस में कितने फंक्शन हैं, तो पता चलता है कि बेस में जितने भी फंक्शंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 हैं, और उनके नाम है आइलेट। आने वाले टाइम में आइलेट एक इंटीग्रेशन की ट्रिक बनेगी। इसलिए लोग इस पे यकीन नहीं करते कि आइलेट ही 5 फंक्शंस हैं क्या। तो टोटल हमारे पास सिर्फ 5 फंक्शंस है आइलेट, जिसके अंदर भी अगर देखा जाए ना तो 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? 2 कैटेगरीज हैं, एक है ए, एक तरफ है, ठीक है ना। एक कैटेगरी का नाम है ए, ध्यान से समझते चलना भाई। एक कैटेगरी है ए, ठीक है ना, और दूसरी कैटेगरी के अंदर है, अब इसे ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं, ठीक है ना। एक कैटेगरी में सिर्फ ए माने एल्जेब्रिक है, और बाकी कैटेगरी के अंदर जिसे हम ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं ना, उसमें LITE माने इस आइलेट में से ए अलग कर दो, LITE इधर कर दो, ऐसे 2 क्लासिफिकेशन हो गए। तो सर ये तो वैसे देखा जाए तो बहुत नाइंसाफी है। हाँ देखा जाए तो बहुत नाइंसाफी लगती है, लेकिन इससे पहले कि हम 2 कैटेगरी करें, पहले ये जान लेते कौन कौन सी कैटेगरी है साहब। ये जो LITE क्या चीज है? एल का मतलब यहां पर अगर देखा जाए, और ए उधर की तरफ तो मैं पहले बता चुका हूं अलजेब्रिक है। एल यहां पे क्या चीज है? एल यहां पे लॉग फंक्शन है, आई यहां पर इनवर्स फंक्शन है, टी यहां पे ट्रिगो फंक्शन है, और ई यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बहुत धैर्य के साथ एक एक चीज को नोट डाउन कर लेना। अब रही बात अलजेब्रिक फंक्शन जो है ना, उसकी खुद की बहुत सारी ब्रांचेज हैं।
ठीक है ना। जो ब्रांचेज है वो बताता हूं कौन कौन सी, जिसमें सबसे पहले आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड नंबर पे आते हैं रैशनल फंक्शन, तीसरे नंबर पे आते हैं इर्रेशनल फंक्शन, चौथे नंबर पे आते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो कुल मिलाकर के 4 और कैटेगरीज हैं जो हम एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे। और इनमें भी ये जो पीस वाइज फंक्शन है ना, ये जो पीस वाइज फंक्शन है, ये भाई ये सरदार है। इस सारी एल्जेब्रिक की कहानी का सरदार ये पीस वाइज फंक्शन है। क्यों? क्योंकि भाई की खुद की आर्मी है। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन की आर्मी में कौन कौन है? ठीक है, पहले नंबर पे मॉडुलस फंक्शन, जिसने आपको 11th में ही हिला डाला था, सही है ना, मॉडुलस फंक्शन। सेकंड नंबर पे आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ध्यान से समझ लेना, ये सब काम के हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन, जिसे कुछ लोग प्यार से सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। ये सिग्नम फंक्शन है, ध्यान से समझना भाई, है ना, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, एक आएगा डिफाइंड फंक्शन। इस पर आपके 2 चैप्टर्स हैं इस साल 12th में, आप 2 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इसी के नाम के पढ़ेंगे। ठीक है ना, डिफाइंड फंक्शन, एक का नाम है कॉन्टिन्यूटी, एक का नाम है डिफरेंशियबिलिटी, वो पूरी तरह से इसी पे बेस्ड है, डिफाइंड फंक्शन पे। अगर ये समझ में आता है तो चलेगा। अब डिफाइंड फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको अभी से थोड़ा सा आइडिया देता हूं, चलता हूं। डिफाइंड फंक्शन का मतलब यह होता है कि जैसे चीजों को डिफाइंड कर दिया गया। ठीक है, जैसे अगर बाय द वे मैं बोलूं कि अगर x जो है वो 1 से बड़ा है तो आप एक्स स्क्वायर को चुने, और x अगर आपका 1 से छोटा है तो माइनस में 1/2x + 3 करके फंक्शन चुने। अगर मैंने आपको ऐसे डिफाइंड कर दिया तो दिस इज डिफाइंड फंक्शन, दिस इज डिफाइंड फंक्शन। ध्यान से समझते चलना, दिस इज डिफाइंड फंक्शन, ये है भैया डिफाइंड फंक्शन। क्लैरिटी रखना हर चीज का। ठीक है, ये कैसे डिफाइंड हुआ सर? ऐसे डिफाइंड हुआ कि x अगर जब आप ग्राफ बना रहे हो उसमें आप अगर 1 के आगे देख रहे हो तो आप x स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे सिर्फ, और x अगर आपका 1 से छोटा है तो आप इसका ग्राफ बनाओगे। इस तरह से आपने डिफाइन करा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि डिफाइन करने का मतलब यह होता है, जैसे कई बार आपके साथ में रेस्टोरेंट में होता है कि जब आप रेस्टोरेंट में अंदर एंटर करते हैं तो आपके सामने 2 गेट होते हैं, डिफाइन होता है, वेज, नॉन वेज, सही है ना। तो ऑब्वियस बात है, आप में से कई बच्चे जो हैं वो नॉन वेज वाले की तरफ जाते हैं, कई लोग वेज वाले की तरफ जाते हैं। जैसे आप मान लेते हैं नॉन वेज की तरफ गए तो डिफाइन हुआ ना आपके लिए कि नॉन वेज की तरफ जाना है तो इधर जाएं। फिर जब आप नॉन वेज की तरफ जाते हैं तो फिर से आगे 2 दरवाजे होते हैं, ठीक है ना। एक दरवाजे पे लिखा होता है कैश, एक तरफ उधार, मतलब नकद और उधार, फिर से 2 दरवाजे होते हैं। और ऑब्वियस बात है कि आप उधार वाले की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप उधार वाले की तरफ बढ़ते हैं आपको बदलता है, उधार वाले में दरवाजा खोल करके जैसे आप अपना कदम बाहर रखते हैं तो आपको बदलता है, आप होटल की पिछली गली में निकल गए। ठीक है ना, होटल की पिछली गली में निकल गए। उम्मीद है आपके साथ में कई बार ऐसा हुआ होगा, है ना। तो ये बड़ा मतलब होता है, मतलब इसमें चीजें डिफाइंड हुई ना। देखो आप समझो, आप डिफाइन हुए पहले कि भाई अपने को वेज में जाना है, नॉन वेज जाना है, फिर उसके बाद में फिर से डिफाइन हुए नकद देना है पैसा या फिर उधार देना है। ठीक है, होता है मतलब, है ना। चले आगे, आप समझ तो गए होंगे ना। खैर फिलहाल एल्जेब्रिक फंक्शन थी, ये जितना भी चल रहा है ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। वैसे भी अभी हम एल्जेब्रिक वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी मतलब मैंने तो ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा मूड लाइट करने के लिए ये सब बताया कि लॉग वगैरह जो है ये सब एल्जेब्रिक नहीं है, इनवर्स फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं है, ट्रिगो फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं है। ठीक है, ठीक है, अंतो गत्वा भगा दिए गए। अरे वाह क्या बात है, अच्छे अच्छे शब्द यूज करते तुम लोग। तो ये क्लासिफिकेशन फंक्शन है, हम इतने फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से एक एक फंक्शन को धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पकड़ के लाते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन की। भाई एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? आम जन की भाषा में अगर बात की जाए कि क्या होता है सर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन इतना सिंपल होता है कि आप एक लाइन के अंदर मैं आपको इसका जवाब भेजता हूं। वो फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से बनता है, वो फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से बनता है। वेरिएबल क्या? एक्स या वाई से बनने वाला तमाम फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बात करी जाए ना, लेमैन की लैंग्वेज में बात करी जाए, ऑल फंक्शंस मेड फ्रॉम वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, दैट्स इट। जैसे क्या सर, एक दिखाओ तो सही आप। अरे जैसे मान लो किसी ने दे दिया x² - 3x + 2, ये पूरा x से बना है बॉस, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। जैसे किसी ने दे दिया fx = में x³ माइनस में 3x² y माइनस का 3xy², ठीक है, 3xy² प्लस में 3y³, ये क्या है? ये x और y से बना है, प्योरली एल्जेब्रिक है। जैसे किसी ने फंक्शन के अंदर दे दिया
एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये क्या चीज है? प्योरली एक्स से बना है, सही है। तो मेरा नाम ख्याल है, उम्मीद है आप में से कोई भी बंदा ये समझ सकता है कि ये अपने आप में एल्जेब्रिक फंक्शन है। थैंक यू फॉर द करेक्शंस, लेमैन लैंग्वेज है ना। तो अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया। अरे वाह आनंद, मेरे को अच्छा लगता है ये सब बताया ना। डर लग रहा है, अच्छा चलो कोई नहीं, अब तुम्हारा डर का तो क्या इलाज है, डर का इलाज सिर्फ एक ही है, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। अब देखिए, द फंक्शन विच कंसिस्ट सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट एंड पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शंस। व्हाई इज सच एन एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स? एक्चुअल में किसी भी फंक्शन को y की फॉर्म में दिखाते हैं ना, है ना, तो वो ऐसा है। अब देखो इसमें क्या है ना, y इज मॉड x इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, क्योंकि ये अपने आप में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है। ये कहां लिखा है सर, ये कैसे हो गया? अरे देखना, जिससे तेरे को लिखा ना y इज इक्वल टू मॉड x, तो इसका मतलब ये कि y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। तो जिस दिन मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? आएगा ना। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी तो आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा, सही है। अब एक्सपोनेंशियल लग रहा था ना, हाँ समझिए, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। अगर बाय द वे उसमें बेस में x की जगह कुछ भी होता तो वो एक्सपोनेंशियल होता, ठीक है ना। चलो, तो वो अभी तो दिख रहा है पर है नहीं, है ना। तो ये अगर देखा जाए तो ये अपने आप में इसी से y और x से बना है, तो मैं कह सकता हूं कि साहब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया, सपोज करो जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया, ठीक है, कि y इज इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू अगर ये दिख रखा है तो पूरी तरह x से बना हुआ फंक्शन है, तो मैं अपनी तरफ से इसे एल्जेब्रिक फंक्शन बोलूंगा, राइट है। जैसे मैंने y इक्वल टू में दिस वन, ये भी अपने आप में एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो बस मैं आपको सिर्फ एक बहुत ही मतलब बेसिक बातें हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जहां पे भी काम की बात होगी वहां पे मैं आगे चल दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं ना। y इज इक्वल टू में 3x माइनस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, परंतु एल्जेब्रिक फंक्शन होने के साथ में क्योंकि ये रेशो में है, किसमें है? रेशो में, दिख रहा है ना आपको रेशो। अब क्योंकि ये रेशो में है तो हम इसे बोल सकते हैं कि क्योंकि ये रेशो में है तो हम इसे रैशनल फंक्शन भी बोलेंगे आने वाले टाइम में। क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन, क्योंकि ये रेशो में है। हाँ सॉर्ट ऑफ अभी रैशनल और इरेशनल के बीच का थोड़ा व्यवहार का फर्क है, वो भी समझाते हुए चलूंगा, लेकिन क्योंकि ये रेशो में रैशनल फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट होने दो, कांस्टेंट का मतलब होता है डिग्री 0, याद है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं फाइन टू एक्स की पावर 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट तो आलू की तरह से है, वो तो हर सब्जी में पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल एल्जेब्रिक फंक्शंस, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शंस के छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन आप चाहें तो लिख लें, राइट। ये सब एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ना कुछ चक्कर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वगैरह किसी तरह का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल खेल है, सिंपल खेल। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, राइट, सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला है पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत काम का है मेरे दोस्त, ये बहुत काम का है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं ना। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या कहता है साहब? पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर बात की जाए ना, कोई भी ऐसा फंक्शन है ना, मैं एक मिनट के लिए जरा दोबारा से याद दिलाता हूं। हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन 11th में पढ़ा था, हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन कहां पढ़ा था? 11th में पढ़ा था ना। तो मैं और जरा दोबारा याद दिलाता हूं कि हम पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते थे। पहली बात तो ऐसी एक इक्वेशन समझी थी हमने उन दिनों, जो हमारे को शायद बस लिखने में आई थी, पढ़ने में नहीं आई थी, ठीक है ना। वो ऐसे लिखा था an x की पावर n, फिर लिखा था an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, फिर लिखा था an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसे फिर ये कम होते होते a2 x स्क्वायर बना, फिर a1 x बना, प्लस में a0 बना। तो ये जो है ना, ये दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन है। ध्यान से समझना, पहली चीज मैं एक एक करके याद दिला देता हूं, ठीक है ना। दिखने में जरूर गंदी सी इक्वेशन है, बट मैं इसको अक्सर कहता आता हूं, वापस से बोल देता हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज नथिंग लाइक अ बट इट्स लाइक अ अर्थवॉर्म। ये बिल्कुल कैंचुए जैसा है, अर्थवॉर्म जैसा। हाँ बिल्कुल, ये अर्थवॉर्म जैसा होता है। अर्थवॉर्म की एक खास बात होती है, अर्थवॉर्म जो होता है ना, आप में से कई लोगों को हो सकता है शायद कैंचुआ के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। जो छोटे कस्बों में, गाँव में, वो तो देखे होंगे, ठीक है। शहरों में तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि लैंड है ही नहीं वैसी, ठीक है, जहां इसकी जरूरत पड़े। तो एक्चुअल में क्या है, कैंचुए की खास बात क्या होती है ना, अर्थवॉर्म की खास बात ये होती है, उसे बेसिकली फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, किसान मित्र कहते हैं। उसका एक ही काम होता है, जिंदगी का एक ही उद्देश्य होता है, डाइव लगाना बाहर निकलना, डाइव लगाना बाहर निकलना, इसके सिवा वो जिंदगी भर कोई काम नहीं करता,
बस वो ऐसे जमीन के अंदर जाता है, टनल बना के दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है ना, वो एयर जो होती है वो अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो होती है इनफिनिट ऑक्सीजन वो अब्सॉर्ब होती है जमीन के अंदर और फर्टाइल लैंड क्रिएट होती है। लेकिन हमारे को बायो में नहीं जाना, हमें जाना है हमारी तरफ। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब किसान खेत वेत की फसल वगैरह बना लेता है, उसके बाद में जब वो दोबारा से उसकी जमीन को खोदना चालू करता है ताकि नए सिरे से वापस से बीज डाल सके, तो उसके लिए जब वो गुड़ाई कर रहा होता है ना, तो बेसिकली जब फावड़ा चला रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, ऐसा तो होता नहीं कि नीचे कितने केंचुए हैं या क्या तो किसान को दिख जाए, ठीक है, उसको तो दिखता है नहीं, वो तो धड़ धड़ाधड़ खोदता चला जाता है। तो उस चक्कर में 2-4 केंचुए के भी टिक जाते हैं और केंचुआ जो इतना लंबा हो रहा है वो बीच में से कट जाता है। जैसे वो करता है ना, उसकी खास बात क्या है, ईश्वर ने उसे दे रखा है ऐसा मौका कि अगर वो एक का दुका बार कट भी गया ना, गलत जगह से नहीं कटा, तो अब ये नाउ दे आर 2, अब ये 2 कैंचो हो जाएंगे, एक ये वाला कैंचो अलग हो जाएगा, ये वाला कैंचो अलग हो जाएगा। सेम 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 बिल्कुल ऐसा का ऐसा खेल, ठीक है ना, ऐसा कैसा खेल ईश्वर ने हमारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को भी दी है ताकत। कैसे कैसे कैसे? पॉलिनॉमियल इक्वेशन में अगर मान लीजिए किसी ने यहां पर फावड़ा टिका दिया, तो पीछे ये जो बच गया ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन हो जाएगा। fx इजिकल टू में किसी ने अगर a नॉट दे दिया ना, तो ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है। मान लो ये दो एक साथ में लग गए, मान लो यहां से कटिंग आ गई, तो आपको पता चला कि fx इजिकल टू में a1x प्लस में a नॉट, ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। मान लो यहां पे पड़ गया, तो ये तीनों जो पीछे बच गए, fx इजिकल टू में a2x स्क्वायर प्लस में a1x प्लस में a नॉट, ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। लेकिन सर हमने तो कभी नहीं देखा इन्हें पॉलिनॉमियल फंक्शन में। आपने इसलिए नहीं देखा क्योंकि सामने वाले ने बड़े ही मेकअप से, है ना, ऐसी चीजों को छुपा दिया। ए नॉट, ये जो A1 दिख रहा है, ये A1 है ना, ये A नॉट, ये सब छुपा करके इसकी जगह पर क्या कर दिया गया, मैं बताता हूं। देखो आपको ऐसे बहुत ही सावधानी से उन्होंने मेकअप करके आपके सामने पेश किया कि आपको पता ही नहीं चल पाया कि अच्छा ये वही लोग थे क्या। देखो जरा ध्यान से, उन लोगों ने क्या किया, यहां पे सिर्फ A छोड़ा, A नॉट लिखा ही नहीं, यहां पर ax प्लस बी लिख दिया, यहां पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया। अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो बस उन्होंने वही तो चमत्कार करा आपके साथ में। क्या चमत्कार करा कि वो इतनी स्मार्टली गेम खेल गए कि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक है, ये सर लीनियर है, ये कांस्टेंट है, ये सब क्या है, ये सब पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ये सब क्या है, ये सब पॉलिनॉमियल फंक्शन है। हाँ, तो फिर तो सर क्यूबिक भी पॉलिनॉमियल होगा ना। हाँ, क्यों नहीं होगा, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d ले ले, ये क्या है, ये सब पॉलिनॉमियल फंक्शन है। फिर तो सब डिग्री कितनी खींच सकते हैं, मैंने कहा डिग्री जब तक काउंट कर सकते हैं तब तक खींच सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट ले लूं क्या, ना ना, इनफाइनाइट कैसे काउंट कर लेगा। अच्छा, मतलब ये कि ये जो डिग्री है ये गिनने योग्य होनी चाहिए। हाँ, ये ऐसा इनफाइनाइट नहीं चलेगी, काउंट कर सकते हो ऐसा चलेगी। बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले बट काउंटेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो काउंटेबल होनी चाहिए। हाँ, तो पहली चीज, हालांकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन हम लोग 11th में पढ़ा देते हैं, क्वाड्रेटिक से जस्ट पहले क्वाड्रेटिक का इंट्रोडक्शन ही इससे करवाते हैं कि क्वाड्रेटिक आया कहां से, क्यूबिक आया कहां से, पॉलिनॉमियल से आया। लेकिन मैं एक बार दोबारा से आपको याद दिला रहा हूं ताकि वो बच्चे जो ये कहते हैं ना मेरी तो 11th कमजोर है, एक बार सुन ले यार, इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये कि जिसे आप कांस्टेंट फंक्शन बोले, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन बोले, जिसे आप लीनियर फंक्शन बोल रहे हैं सर, ठीक है ना, जिसे आप क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल रहे हैं, जिसे आप क्यूबिक फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये सब के सब पॉलिनॉमियल फंक्शन है मेरे दोस्त, ये सब के सब पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं, याद रखना, बहुत काम की चीज है। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। पहली चीज यहां तक पकड़ के आगे, है ना, धीरे 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 आगे चलते जाते हैं, बहुत सारी चीजों पे अभी चलेंगे। अच्छा, इसमें ना ये जो कांस्टेंट फंक्शन की कैटेगरी है ना, ये बाद में एक अलग से स्पेसिफिकली अलग से काउंट हुई, जिसके अंदर हम कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पॉलिनॉमियल पे ही रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिनॉमियल फंक्शन ये सब है। इसका मतलब सर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने सपोज करो मुझे x की पावर 17 माइनस 5x की पावर 13 प्लस में 2x प्लस 9 लिख दिया, क्या सर ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है? मैं कहूंगा हाँ ये पॉलिनॉमियल है मेरे दोस्त, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन भी है और इसकी डिग्री 17 काउंट होगी। अच्छा, जो सबसे बड़ी डिग्री है वो गिनते हैं। हाँ, लेकिन सर इसमें 16 तो नहीं है। हाँ, तो जो नहीं है उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे बड़ी डिग्री है वो यही है। अच्छा, और जो इसका कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाएगा, हाईएस्ट
डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट है ना, हाईएस्ट डिग्री का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो लीडिंग कॉफिशिएंट के नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखना, लीडिंग कॉफिशिएंट। अब देखो x की पावर 17 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो लीडिंग कॉफिशिएंट इसका 1 हो गया। तो पहली चीज क्लैरिटी रखते चलना, धीरे 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 मैं आपको एक एक चीज के बारे में समझाता चल रहा हूं, जो जो भी मेरे काम का वो सब बताता चल रहा हूं, जो जो भी हमारे काम का मतलब जो जो भी हमारे 12th में हमारे काम का, उतनी दूर तक जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जितना हैंडलेबल है उतना देखना है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ ले, लीडिंग कॉफिशिएंट कौन है, डिग्री कितनी हो सकती है, होता कौन है, वगैरह वगैरह। अब इसमें एक और चीज है, पॉलिनोमियल फंक्शन में अंदर एंटर करने से पहले बता देता हूं। जब भी आप इसमें से किसी का भी ग्राफ बनाएंगे ना, जैसे मान लो कि मैंने पहला ग्राफ बनाया एफ एक्स इक्वल टू ए का, तो एफ एक्स इक्वल टू ए का मतलब हो गया वाई इक्वल टू ए, ठीक है ना। और y इक्वल टू ए जो होता है ना, y इक्वल टू ए इज एनी लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 0। y इक्वल टू ए अपने आप में कोई सी भी लाइन हो सकती है y इक्वल टू 0 के पैरेलल, ऊपर या नीचे कोई भी लाइन हो सकती है, तो वो पहला ग्राफ। सेकंड नंबर पे आता है y इक्वल टू में ax प्लस बी, ठीक है। y इक्वल टू में ax प्लस बी को समझने के लिए y इक्वल टू mx प्लस सी याद करो, ये सब हम आपको स्ट्रेट लाइन में सिखा चुके हैं। स्ट्रेट लाइन के दौरान y इक्वल टू mx प्लस सी का कोई भी ग्राफ ऐसा कुछ भी हो सकता था, कैसा भी ग्राफ ले सकते हो। y इक्वल टू mx प्लस सी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये अपने आप में लाइन को दिखा रहा है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, राइट, अब आते हैं तीसरे नंबर पे, थर्ड, ठीक है, सी, y इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। आप में से सभी को पता होगा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ग्राफ ऐसे कुछ जा रहा होगा या फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा होगा। तो याद रखना, बेसिक ग्राफ आपको सारे पता होने चाहिए। सर मैंने 12th में जेई की प्रिपरेशन तैयार करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो एक एक लाइन समझ में आएगी। जो जो भी मैं आपके सामने नोट्स में लिखवाता जा रहा हूं सब लिखते चलना, जो जो भी मैं आपके सामने नोट्स में लिखाता चल रहा हूं वो सारी चीजें आप लिखते चलना। 100% मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ में, जितना आगे लिखा है तकदीर में उतना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ, सिंगल वेरिएबल पे होता है ये सारा का सारा, मतलब आप एक्स और वाई को पॉलिनोमियल में नहीं डाल सकते हैं। पॉलिनोमियल में अगर एक्स में पॉलिनोमियल है तो एक्स में पॉलिनोमियल, वाई में तो पॉलिनोमियल में, है ना, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो फिलहाल हम चल रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन की दुनिया में, पॉलिनोमियल फंक्शन की दुनिया में चलते हैं वापस से। एक कोई भी फंक्शन जिसकी शक्ल ऐसी हो, मैंने बताया था आपको ये मेन है, ठीक है ना। इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था क्या, ये जितने भी ये जो लिखे हैं ना, ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ये सब के सब कोफिशिएंट है, ध्यान रखना, राइट है। ये कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है, एक ही बात, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पे बता दिया कांस्टेंट फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, ये अपने आप में क्यूबिक फॉर्म है, एंड सो ऑन। ये सब जितने भी हैं ये सब कुछ और नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सब के सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। रेडी, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट को बर्बाद करते हैं, ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और इवन डिग्री पॉलिनोमियल। रेडी, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑड होती है वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री इवन होती है वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, राइट है। जैसे है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर भाई बात करता हूं हाईएस्ट डिग्री ऑड है, जैसे कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है ना, 3 इज ऑड, तो इसका मतलब ये कि ऑड डिग्री फंक्शन है। अब जब भी आप ऑड डिग्री फंक्शन के बारे में सोचेंगे ना, तो ऑड डिग्री फंक्शंस का जब जब भी आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो आप उसकी रेंज देखेंगे, आर आएगी। इसकी रेंज क्या आती है, आर आती है, याद रखना, इसकी रेंज आर आती है, ठीक है। तो ये बात लिख लीजिएगा, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज आर, ठीक है। अच्छा, अब सर बात डोमेन की भी कर लेते हैं, तो याद रखना मैं ओवरऑल ही बात कर रहा हूं, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन इज आर, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन इज आर, याद रखना। एनी पॉलिनोमियल फंक्शंस, बहुत ही काम की चीज, बहुत ही, किसी भी पॉलिनोमियल, चाहे इवन डिग्री हो चाहे ऑड डिग्री हो, सबका पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आर होता है, ठीक है। और ऑड डिग्री की रेंज आर होती है, ठीक है। अच्छा सर, इवन डिग्री की, इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो जाता तो, इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो जाता तो उसकी रेंज क्या होती, तो याद रखना उसकी रेंज इज सबसेट ऑफ आर। ये क्या मतलब हुआ, सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर का मतलब ये हो गया कि अब आपकी जो रेंज है ना वो आर नहीं है, आर का कोई छोटा हिस्सा है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है,
इवन डिग्री पॉलिनोमियल, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि y इक्वल टू में किसी ने एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 लिखा, सर ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है या नहीं है? मैं कहूंगा है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो आप इसका ग्राफ पाओगे 1 और 2 प्लस माइनस प्लस के हिसाब से, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाता हुआ ग्राफ होगा। अब जब इसकी रेंज निकालोगे ना, तो आपको पता लगेगा रेंज माने हाइट। तो देखो इसकी हाइट नीचे से नीचे माइनस इंफाइनाइट नहीं गई, ये किसी एक जगह से वापस लौट गई। इस जगह से ऊपर इंफाइनाइट तक तो चलेगी, ऊपर तो इंफाइनाइट चली गई, लेकिन नीचे माइनस इंफाइनाइट नहीं गई है, क्योंकि ये नीचे पूरे में खाली रह गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये था आर। अब इसकी रेंज इसका कुछ हिस्सा ही है, तो हम कहते हैं कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो आर का कोई हिस्सा होता है। ठीक है ना, रेंज इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, रेंज इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रेंज इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि वैसे तो इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर अपन दोबारा लिखवा दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब पहली बात करते हैं कि y इक्वल टू एक्स की रेंज क्या होती है। तो उम्मीद है आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता होगा कि सर y इक्वल टू एक्स, तो सर मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है y इक्वल टू एक्स को तो सर ऐसा वाला ग्राफ होता है ना, ये वाला ग्राफ। तो सर ये नीचे से नीचे माइनस इंफाइनाइट जा रहा है, ऊपर से ऊपर प्लस इंफाइनाइट जा रहा है, पूरा पूरे में फैला हुआ है। तो मैं कहूंगा सर इसकी रेंज तो r है। राइट है, ऑब्वियस ही बात है, इसकी रेंज r है। और वैसे भी देखा जाए तो क्या आपको नहीं पता इसकी डिग्री 1 है? और अभी भी सुना था कि और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है? r। काम खत्म हो गया। ठीक है, रेंज r है। ठीक है, दूसरा इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, जब भी हाईएस्ट डिग्री इवन होगी तो हम उसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, और उसकी रेंज r नहीं होती, उसकी रेंज r नहीं होती, उल्टा। ठीक है, उसकी रेंज इज सबसेट ऑफ r, ये कहा जाता है सबसेट ऑफ r, रेंज इज सबसेट ऑफ r। ठीक है, एक मिनट लिख लेते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ r, रेंज इज सबसेट ऑफ r। ठीक है, ओके ओके ओके, है ना। अगले पे बढ़ जाएं, बिल्कुल 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 ध्यान से एक एक चीज को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे एंटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आप सबसे पहले नंबर पे लिख लेते हैं y इक्वल टू, मैंने आपको जैसे बताया ax प्लस बी। अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हैं तो इसका ग्राफ बिल्कुल y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा होगा। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था, जैसे y इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दे दिया, तो हम इसे अपने आप में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, या इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखना, ये अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो दो तरह का ग्राफ बनता है, या तो ऐसा वाला या ऐसा वाला। जब ये ऐसा वाला ग्राफ बनेगा तो इसे आप बोलते हो अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, ध्यान से समझते चलना। अपवर्ड पैराबोला कब बनता है? जब ए पे डिपेंड करता है। जब भी आपका ए पॉजिटिव होगा ना, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। जब भी आपका ए नेगेटिव होगा ना, तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, पहले यहां तक लिखते चलना, जब आप यहां से आगे चलोगे तो फिर मैं आगे चलूंगा, नेक्स्ट के ऊपर बात इसके आगे करेंगे। राइट है, हाँ भाई, चले आगे। देवांश, सर लेफ्ट साइड और राइट साइड क्यों नहीं बन सकता? लेफ्ट साइड और राइट साइड क्यों नहीं बन सकता? उस पर भी आता हूं, सब आ रहा हूं, सब धीरे धीरे, पहले एक एक करके एक एक पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। ठीक है, हाँ भाई। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ छोटी छोटी चीजें पूछता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो। एक बच्चे ने जो पूछा है वो ये कि सर ये ऐसे क्यों नहीं बन सकता, इस तरफ भी तो बना सकते हैं ना। हाँ, ऐसा जब भी बनेगा तो दो बातें सोचो। पहली बात, कोई भी वर्टिकल लाइन इससे कितनी बार काटेगी? 2 पॉइंट्स पे। अगर इसने 2 पॉइंट्स पे काटा, इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, है ना। इसे भी कोई भी सीधी लाइन जो होगी ना, वो 2 जगह काटेगी, तो मैं कह सकता हूं नॉट अ फंक्शन। तो पहली बात तो ऐसा कोई फंक्शन हो भी नहीं सकता, एक चीज क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैंने आपके ये वाला डाउट हटा दिया कि भाई ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब किसी के माने में फिर भी एक और बात आ सकती है, सर ऐसा कोई फंक्शन सुना है क्या? मैंने कहा आपको याद दिलाता हूं, जैसे आपने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत किसी किसी ने अपने अपने कोचिंग में सुना होगा y² = 4x।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो था ना, वो अपने आप में ऐसा वाला पैराबोला ही था, ऐसा पैराबोला। अब ये जो पैराबोला होता है ना, ये वैसे फंक्शन नहीं होता, पैराबोला है, इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, बट पैराबोला जो फंक्शन ये दुनिया में कहीं नहीं कहा जाता, तो ये फंक्शन तो नहीं है, इसको समझ के चलना, ठीक है। अब इधर की तरफ खुलता तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x होता, अगर ये ऐसे लेफ्ट साइड ओपनिंग होती ना, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा होता, ये भी अपने में फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये दो इसलिए पॉसिबल नहीं थे क्योंकि पहली बात तो फंक्शन भी नहीं है, दूसरा ये होते कौन है वो भी बता दिया मैंने, है ना। तो ये एक चीज तो इसको क्लैरिटी कर लेते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी बात भी बताता हूं, एक एक चीज जो भी आपके मन में आती है ना, सब पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ मन में आप मत रखो, आपका तो वैसे भी ठीक है, इससे ज्यादा तो खुल करके क्या बात की जाती है। फिर भी सर ये दिखा दो कैसे, ये कैसे बने, मैं ये भी बताता हूं। देख, जैसे मान ले तेने एक फंक्शन लेते हैं, कोई सा भी ऐसे फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये ले लिया मैंने फंक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ऐसे एक और फंक्शन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये दो फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं तेरे से पूछूंगा ना इसका a कितना है, तू बताएगा 1, b कितना है तू बताएगा -1, और c कितना है -2। इसका a कितना है -1, b कितना है 1, और c कितना है 2। इसका a पॉजिटिव है, इसका a पॉजिटिव है, इसका a नेगेटिव है, दिख रहा है अपने को, a नेगेटिव साफ दिख रहा है। अगर a पॉजिटिव है तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा, जब भी ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, जब भी इसका ग्राफ बनेगा 100% अपवर्ड पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा। कैसे दिखाता हूं, बहुत आराम से देखना, दिखा दो। मान ले तेने इसको अगर बाय द क्रैक करने की कोशिश करी तो ये बनेगा x माइनस 2 x प्लस 1। तो अपने को दो फैक्टराइज होते ही हमारे पास में, है ना, वेवी कर्व मेथड है। तो हमारे को पता है कि मैं अगर इसको देख रहा हूं ना, तो x की एक वैल्यू आ रही है -1, एक वैल्यू आ रही है 2, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा देख लेंगे। माइनस होने पे दो डोम के बीच में माइनस होता है तो डोम नीचे होता है, और इन्फिनिटली ऊपर माने ऐसा बनेगा। तो जब भी इसका ग्राफ तू बनाएगा तो ऐसा बनाएगा। अब तू खुद बता, तेरा हाथ अब पैराबोला के तौर पे ऊपर की तरफ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, खुल रहा है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बना है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर इसका कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप इसको खोलना चाहेंगे ना, पहले आप माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लेते ही इसके फैक्टर्स वही पिछले वाले खुल जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 1। और अगर ऐसे खुल गए तो आपके पास में क्या चॉइस होगी, एक चॉइस तो होगी कि आप -1 ले लो, एक चॉइस होगी आप 2 ले लो, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, ऐसा हो जाएगा। अब जब आप प्लस देखोगे तो डोम कहां बनेगा, ऊपर, और माइनस होने पे इन्फिनिटली डाउन। क्या आपको नहीं लगता ये डाउनवर्ड पैराबोला है? हाँ सर ये तो डाउनवर्ड पैराबोला है। क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई, है ना, बहुत ही आसान सा है, क्लैरिटी है ना। नहीं है ना, फैक्टर तो यही वाले होंगे, दूसरे वाले तो होंगे ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अच्छा, अब ये बात तो हमारे को समझ में आ गई कि जब भी x स्क्वायर के आगे नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और x स्क्वायर के आगे पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। एक चीज और क्लियर होगी। अच्छा, अब यहां आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें और बताना चाहता हूं जो आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। पहले यहां तक तो मैंने आपको अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा नहीं बनेगा दिखा दिया, ठीक है। हालांकि ये अभी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर, बेसिकली फंक्शन का चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई शंका नहीं रह जाए, ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि यार मेरा फलाना जगह से कुछ कमजोरी थी ना, कुछ नहीं है भैया, ये सब कुछ नहीं, बस तू समझता जा, ठीक है। और काम की चीजें लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जब मैं कोई भी चीज ऐसी लिख रहा हूं ना विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो मुझे वो चीज हटानी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज आप सबके नोट्स में आएगी तो ये इररिलेवेंट चीजें भी चली आएंगी। नोट्स में तो अपन को सिर्फ मिनिमम उतनी ही चीजें रखनी जो विच इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारी साइड में कि कैसे बनता है ग्राफ। अब मैं साथ में एक और चीज भी बताना चाहता हूं, वो ये कि आप में से हर बच्चे को बेटा ये पता होना चाहिए। अभी मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का, है ना। अच्छा, अगर आप ये देख रहे हैं तो ग्राफ ऐसा कुछ बना था, जब हमने इसको नंबर लाइन पे लिया था ना, तो ये वाला जहां पे कट रहा था ये -1 आ रहा था, ये जहां कट रहा था वहां 2 आ रहा था। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जब भी काटता है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जब भी काटता है, जहां भी एक्स एक्सिस पे काटता है ना, वो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो अगर भाई आप इसके रूट्स की बात करेंगे ना, तो इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स अपने आप -1 और 2 है। बड़े ध्यान से समझ के चलना, इसके रूट्स क्या है -1 और 2, क्लैरिटी रखना, इसके रूट्स क्या है -1 और 2। अच्छा सर, अगर भाई ये ग्राफ ऐसे रहता एक्स एक्सिस के काटता ही नहीं तो हम कहते हैं इसके रूट्स ही नहीं बने। अच्छा, रूट्स ही नहीं बनेंगे, ऐसा भी होता था कभी कभी रूट्स नहीं बने, हाँ नहीं काटेगा तो रूट्स कहां बनेंगे, तो फिर क्या बोलेंगे, रूट्स नहीं बने ये बोलेंगे ना, फिर बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स बने।
कहां बने, ऐसे कल्पना कर ले, लगेगा कि जैसे एक्स एक्सिस ऊपर जा रही है, एक्स एक्सिस अगर ऊपर जा रही है तो समझ जाना कि हाँ कट गई भाई, इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए रूट्स वगैरह सब फंडा, एक एक चीज के ऊपर बात करते हुए चल लो अभी के अभी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आप इसके dy dx निकालते हैं तो इसका dy dx 2x - 1 निकलेगा, उसे 0 रख लो। ये सब आपने फिजिक्स में सीखा है। इससे आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो ये जो बिल्कुल ऐसी बीच में से जाती हुई लाइन होगी ना, जिसके लिए ये इधर और उधर बिल्कुल सेम होगा, वो लाइन x = हाफ कहलाएगी। ये जो लाइन है ये x = हाफ वाली लाइन है, ये x = हाफ की लाइन है। x = हाफ के लिए ये दोनों तरफ से बराबर है। वैसे भी देखो हाफ से ये 3/2 आगे, 3/2 पीछे। इसका मतलब ये जो लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत धैर्य से एक एक चीज पकड़ते चलना। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। x = हाफ कैसे निकाला? ऐसे डिफरेंशिएट करके 0 करा। इससे हमारे को ये जगह के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट हाफ मिल गया। अच्छा, हाफ तो मिला सो मिला, ये हाफ उठा करके जिस दिन आपने फंक्शन में रख दिया तो ये बन जाएगा हाफ का स्क्वायर 1/4, ये माइनस में हाफ और माइनस का 2, है ना। तो कुल मिलाकर के हो गया माइनस का ओवरऑल एलसीएम कितना गया 4, और एलसीएम मान 4 आने पे 1 - 2 माइनस के अंदर कितना 8, कितना रह गया माइनस का 9/4। माइनस का 9/4 हमारे पास में इसका कोऑर्डिनेट आया y। जैसे ही मेरे पास में ये कोऑर्डिनेट आया, ये जो जगह है ना, ये इस ग्राफ का वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। ये इसका वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स आने से क्या फायदा हुआ? वर्टेक्स आने से ये फायदा हुआ कि ये अगर आप इसका एक्सिस सिस्टम क्रिएट करते ना, जैसे मान लो आपने इसकी एक्सिस सिस्टम क्रिएट करा होता, तो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस कुछ यहां से निकल रही होती, एक्स एक्सिस कुछ यहां से निकल रही होती, है ना, और वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस ये वाली लाइन ही होती, ठीक है। अब जब आप इसको देखेंगे ना तो कोई पूछेगा सर ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे से नीचे कितना गया, तो हम बोलेंगे ये नीचे से नीचे माइनस का 2.25 गया, माइनस का 9/4। माने ये ग्राफ नीचे से नीचे माइनस के 9/4 से स्टार्ट हुआ और ऊपर कहां तक जा रहा है? ऊपर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये जो इसकी हाइट हुई ना, हाइट माने रेंज। तो जो कल को कोई भी पूछेगा इसकी रेंज क्या है, तो मेरे हिसाब से इसकी रेंज निकलेगी माइनस का 9/4 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। 9/4 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। बहुत धीरे 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 मैं आपको याद दिलाता जा रहा हूं कि ये इसकी रेंज है। लेकिन हम रेंज ऐसे नहीं निकालेंगे। हम रेंज का एक सिंपल फार्मूला है जो हमने क्वाड्रेटिक के दौरान पढ़ा था, उसको यूज करेंगे। जब भी ग्राफ हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा तो याद रखना है कि रेंज जो होगी, उस केस में इसकी जो रेंज होगी वो अपने आप में -d/4a से लेकर के इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और अगर कभी भी अपवर्ड पैराबोला है तो उस केस में इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से माइनस का d/4 होगी। मतलब आपके हिसाब से सर मैं इसकी रेंज इस फार्मूले से निकाल सकता हूं? हाँ, सीधे निकाल सकते हो, कोई डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे आपके लिए क्वेश्चन आएगा, आप सीधा आंसर बताओगे। कैसे बताएंगे सर? ऐसे कि मान लो किसी ने इसकी रेंज पूछी होती तो आपको पता होना चाहिए, आप लिखते रेंज, फिर उसके बाद में -d। d का मतलब होता है b² - 4ac। d का मतलब होता है b² - 4ac। माइनस लगने की वजह से 4ac - b² डिवाइड बाई 4a से लेकर के इनफाइनाइट। क्या कहते हो? किसी के दिमाग में आ रहा है? ये सब याद है अपने को? अच्छा, अब मैं इनके आगे की पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। मान लो जैसे अब इसके आगे क्या है, 4, a की वैल्यू इज 1, c की वैल्यू इज -2, राइट है, और b² की वैल्यू, b² इज -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू में कितना 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया -8, -8, माइनस का 1 मिला के माइनस का 9/4 से इनफाइनाइट। लो, बिल्कुल वही आंसर आया जो ये वाला है। अब आप एक तरफ डिफरेंशिएट करके आंसर ला सकते हो, एक बार डायरेक्ट फार्मूले से आंसर ला सकते हो। बस आपको पता दोनों होने चाहिए। अच्छे स्टूडेंट को तो दोनों बातें पता होती है, अच्छे स्टूडेंट को दोनों बातें पता होती है ना। और ठीक है, अपनी चॉइसेस है, मैं सर इस रास्ते से निकालता हूं, मैं इस रास्ते से निकालता हूं, जिसमें से आप निकालना चाहे वैसे आप बना सकते। गुड है ना। ओके, है ना। तो उम्मीद है कि आप में से हर बच्चे को पता होगा कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -d/4a से इनफाइनाइट। ये हमारे काम का है बस, ठीक है, ये हमारे काम का है। मैं इसको बहुत जल्दी हटा दूंगा, तो प्लीज आप इसे कॉपी करके रख लें।
ठीक है, डन। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला ज्यादा इजी है। देखो आपकी चॉइसेस है, प्योर आपकी चॉइस है बेटा, ये प्योर आपकी चॉइसेस। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो मेरे लिए कुछ और काम की चीजें हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो आप पहले यहां तक कॉपी करते चलेंगे, मैं आपको धीरे धीरे याद दिलाता चलूंगा। ठीक है ना सर, कोचिंग के टेस्ट में आज मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। अच्छा, अभी तो इट्स वेरी अर्ली, हम जैसे एक या दो टेस्ट हमारे निकल जाए उसके बाद सोचेंगे कि अब कोचिंग में कैसे चल रहा है। ठीक है, फार्मूले वाला ज्यादा अच्छा। अरे आपकी चॉइस, मैंने कहा ना ये तो प्योर आपकी चॉइस है, इस पे अभी अपन चर्चा नहीं करें, बहुत ज्यादा बताना है। पता फंक्शन इतना बड़ा चैप्टर है ना, प्राण पी लेता है साहब, खत्म होने का नाम नहीं लेता। और फिर उसके अंदर किसी भी छोटी सी जगह पे भी अगर आपकी पीछे की कोई पुरानी बीमारी निकल गई, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा और टाइम लगता रहता है। जैसे मैं इसमें ये डिफरेंशिएशन और ये सब बताता जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि 11th में हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना हो। ठीक है, अब इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। अब किसी किसी, अब पता चलता है उसमें से, आप में से जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, 100 में से पता चला 50 ने सुना, 50 ने सुना ही नहीं। ठीक है, हाँ भाई। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको मेरे को जल्दी से बताते हुए चलना है। ठीक है, आपको मेरे को बताते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बता देना बस। रेंज ऑफ दिस, ठीक है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जल्दी। रेंज ऑफ, नहीं वो ये बेसिकली वो है ना, क्या नाम है, पीपीटी है, तो इसमें वो नोट्स वाले फंडे काम नहीं करते, पीपीटी है बेसिकली। सुरविज्ञ बहुत बढ़िया, अजिंक्य बहुत बढ़िया, मोहम्मद मांस बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऋषिकेश बहुत बढ़िया, शानदार खेल रहे हैं। रियल नंबर में नहीं आएगी रेंज, अच्छा। अर्श अंसारी, पीयूष झा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, मयंक बहुत बढ़िया, शानदार खेल रहा है। प्रभात बहुत बढ़िया, आदित्य कुमार शानदार अभी तक, पीयूष झा शानदार। समर खान एक बार और देख ले बस, बहुत क्लोज जाकर के तेरा बहुत क्लोज बॉल गिरा हुआ है। देखो इसको करने के दो रास्ते होंगे, है ना। पहला रास्ता तो मैं नहीं बताऊंगा, इधर देखना तब तक पहले, ठीक है ना। अब जरा इसकी रेंज की बात करते हैं ना, इसका ए अपने आप में 1 है, बी अपने आप में 2 है, सी अपने आप में 3 है। तो मतलब कल को किसी ने डी पूछ लिया तो डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर मैंने 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। तो कितना बन गया, 4 माइनस 12 मतलब -2, है ना। अब हमारे को पता है कि रेंज ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव होने पर रेंज का फार्मूला होता है माइनस डी मतलब माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 4a मतलब 4 से लेकर के इन्फाइनाइट। इसका अंदर इसकी रेंज कितनी हो गई, 1/2 से इन्फाइनाइट। लो ठीक है, परफेक्ट है क्या, या गलती हो गई मुझसे? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बता दो, जल्दी बता दो। मेरे आंसर में तो 1/2 आ गया बस, मेरे आंसर में तो सर 1/2 आ गया, मेरे आंसर में तो सर 1/2 आ गया। एक बच्चा फटक से ने गलती पकड़ गया है, ठीक है सर, आप 4 का ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हो। ठीक है, डी अपना आपका जो डी निकल रहा है ना, डी, इसका डी बेसिकली 4 माइनस 12 मतलब -8 है। तो रेंज जो होती है वो होती है माइनस डी मतलब प्लस का 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 से लेकर के इन्फाइनाइट। इसीलिए आप सबका आंसर एकदम झकास है, 2 टू इन्फाइनाइट इज द बेस्ट आंसर। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, फिर बहुत अच्छे ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताता हूं। आप में से कई बच्चों को नहीं पता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 1 पसंद है और प्लस में 2 कर देता हूं। इसको मैंने जानबूझ करके तोड़ दिया। ये देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2। और आपको पता है ना, किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा और ये 2 से बड़ा, इसका मतलब सारी कहानी 2 से बड़ी। इसका मतलब आपकी जो रेंज है वो 2 से बड़ी है, कहां तक, इन्फिनिट तक, काम खत्म। ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकता था। ठीक है, तो कहानी बिल्कुल सही थी आपकी, आपका तो बिल्कुल एकदम झकास है, नो डाउट। तो पहली चीज तो रेंज एकदम बराबर निकाली आप लोगों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं जल्दी से, है ना।
चलो अब मुझे ये बताओ, चलो y इज इक्वल टू में दे रखा माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 7, इसकी रेंज बताओ। y इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 7, इसकी रेंज बताओ, रेंज बताओ, रेंज रेंज बताओ, बता देंगे आप इसकी रेंज? हाँ वो मैंने सेकंड वाली अप्रोच जो है ना, सेकंड वाली अप्रोच जो है मैं आपको जान करके सिखाता गया, जरूरत पड़ती है तो यूज करते हैं, ऐसा नहीं हमेशा यूज करते हैं। जैसे इसका ए जो है ना वो अपने आप में -3 माने नेगेटिव है, ठीक है, इसका बी जो है वो 1 है, इसका सी जो है वो 7 है, इसका मतलब इसका डी जो होगा ना b² का मतलब 1 माइनस 4 इंटू 3 मतलब 12 प्लस का 12 इंटू 7, ठीक है 85 है, इसका डी 85 है। तो इसका जो रेंज होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होने पर ये वाला फार्मूला काम करेगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी, मतलब माइनस का 85 डिवाइड बाई माइनस का 12, ये ऐसे। तो इसका मतलब इसकी रेंज हो गई माइनस इनफाइनाइट टू 85/12। माइनस किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, कर क्या रहे हो तुम लोग, क्या करा है तुम लोगों ने? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब आपका बिल्कुल मेरे जैसा सेम आ गया, अपन दोनों का है ना, सबका सेम आ गया 85/12 है ना, माइनस इन्फिनिट से 85/12। तो पहली चीज तो हम लोगों ने बेसिक रेंज निकालना सीख लिया इसका। चलो अब मेरा क्वेश्चन का जवाब देना, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। देखें आप में से कौन बता सकता है, देखें कौन बता पाएगा, देखेंगे कौन बता पाएगा। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको मेरे को बताना है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में x² प्लस 2x प्लस 3। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताइए साहब, x² प्लस 2x प्लस 3 का डोमेन बताओ। हाँ नेगेटिव, नेगेटिव कहां है, किसमें नेगेटिव है, वो माइनस इन्फिनिट है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव तो कट गया। वेरी गुड सुरभिज्ञ, क्या बात है, शानदार, सुरभिज्ञ बढ़िया खेल रहा है, अजिंक्य ने बढ़िया खेला, राजशेखर ने बढ़िया खेला, सम्राट ने बढ़िया खेला, लक्ष्यजीत ने बढ़िया खेला, है ना, अर्श ने बढ़िया खेला, ऋषिकेश ने बढ़िया खेला, बहुत शानदार खेल रहे हो आप सभी लोग, ठीक है, दिव्यांश पांडे वगैरह जबरदस्त मेरे दोस्त, ठीक है। तो साहब इसका डोमेन क्या है, डोमेन आर, आर क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल है भाई, पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस x² प्लस x माइनस 13, जल्दी से बताओ, x माइनस 13, x माइनस 13, भाई लिखने दे, माइनस का 13, ऐसा ओहो लिखने ही नहीं देगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू माइनस x² माइनस x प्लस का x माइनस 13, रेंज बोलो, अगले वाले की रेंज बोलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इस बार आप सभी लोगों ने बिल्कुल तोड़ दिया है, ठीक है, रेंज इसका डोमेन आर है, इसका डोमेन आर है, क्योंकि डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, कैसा भी डोमेन हो, है ना, कैसा भी पॉलिनोमियल हो, सबका ऑल रियल नंबर्स। वेरी गुड। अब जिन जिन लोगों ने ये धमाका तो कर ही दिया था, राइट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं। रेडी? हाँ भाई, अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं नेक्स्ट, बड़े ही ध्यान से अगला पॉइंट सुने। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड है y इज इक्वल टू में ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ठीक है, ये हम कहते हैं, इसे कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। क्या कहते हैं, क्यूबिक फंक्शन है। अब ये क्यूबिक फंक्शन जो है ना, इसका ग्राफ कैसे बनता है बताता हूं। इसका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ भी डिपेंड करता है ए पे, है, ध्यान से समझना, ए पॉजिटिव है तब कैसा बनेगा, ए नेगेटिव तब कैसा बनेगा, दिखाता हूं। ए अगर पॉजिटिव है ना, किसी भी क्यूबिक फंक्शन का अगर ए पॉजिटिव है, अगर किसी भी क्यूबिक फंक्शन का ए पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, किसी भी क्यूबिक फंक्शन का ए अगर पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखते चलना, ऐसे, ठीक है। और किसी भी क्यूबिक फंक्शन का ए अगर नेगेटिव है तो वो ऐसे बनेगा, जहां लेफ्ट यहां होता है, राइट यहां होता है, लेफ्ट यहां है, राइट यहां है। लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय, लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय, लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय पर जो पहला डोम आएगा उसकी मुंडी डाउन होगी, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो। लेकिन सर वहां तो मुंडी अप होती है, इसका जस्ट उल्टा होता है, यहां ax³ में जस्ट उल्टा होता है, मुंडी डाउन होती है, माने डाउनवर्ड पैराबोला से स्टार्ट होता है लेफ्ट से राइट और अपवर्ड पैराबोला पे खत्म होता है।
इसी तरह से जब ए नेगेटिव होता है ना, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय पेन में जो पहला पैराबोला आएगा उसकी मुंडी अगर अप है तो उसका ए नेगेटिव है, उसका ए नेगेटिव है। ठीक है ना आदित्य, बस इतना से ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अभी लिखवाई थी कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस हैव डोमेन आर, इसलिए है ना। तो पहली चीज तो अभी अभी इस पे नहीं जाऊंगा, ऐसा क्यों है वगैरह वगैरह, इस पे नहीं जा रहा बेटा जी, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं। अभी सिर्फ आपको सिर्फ बताता जाऊंगा, मैं सिर्फ अब बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये बताने का मतलब मैं आपके चैप्टर में चला गया क्वाड्रेटिक वाले में, और क्वाड्रेटिक की सारी बीमारियां दूर करने के चक्कर में पता फंक्शन की नई बीमारियां पाल ली। फिर ये 17 दिन से ऊपर जाते ही पहला लेक्चर पे मेरे को बताना चालू कर दिया कि सर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। फिर हम लास्ट में एकदम से जुगाड़ करके खत्म कर देंगे, वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाएगी दोनों पक्षों के लिए। अभी तो बस आपको याद ही रखना पड़ेगा कि लेफ्ट से राइट जाने के टाइम पे ये ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा चलो सर याद कर लेंगे सर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सर एग्जाम्पल दे देते तो शायद मैं समझ ही था खुद वाले लोग, अगर आप हो तो मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है उसको समझना। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सभी लोगों ने इसका ग्राफ सीखा था, आप में से कई लोगों को याद होगा ये x-1, x-2, x-3 इसका ब्रेक हुआ था, और जब आपने इसका ग्राफ बनाया था 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसका था डोम ऊपर नीचे, ऐसे ये ग्राफ बना था। तो आप देखो इसका x देखो x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है देखो जरा डाउनवर्ड पैराबोला से स्टार्टिंग हुई है, आप खुद चेक कर सकते हो। सही है, यहां तक की बात तो कंफर्म करते चले है ना। अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। अगर y इक्वल टू में ax की पावर 4 प्लस में bx³ प्लस में cx² प्लस में dx प्लस में e अगर अपने आप में 4 डिग्री का फंक्शन है, अगर ये 4 डिग्री का फंक्शन है तो इसे बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी ने इसका डोमेन पूछा तो डोमेन तो सबका r है। इसका हिसाब किताब क्या है जरा देखो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसके ग्राफ में फिर से ए पे डिपेंडेंट दो तरह की कहानियां होंगी। ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट है। ए अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, फटाफट आगे चलते चलेंगे। हाँ, अब वापस से वही जिंदा हो गया। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय पर अपवर्ड पैराबोला ऊपर आ गया ए के पॉजिटिव होते ही। इसका मतलब सर जब भी इवन डिग्री होती है सेम क्वाड्रेटिक वाली कहानियां चालू होती है। एग्जैक्टली वही कहानियां चालू होती है ना। ए के नेगेटिव होने पर याद रखना लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड पैराबोला होता है। एक एक पॉइंट पे याद रखते हुए चलना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा फिर फड़फड़ाने का नहीं है कि नहीं बता रखा, बता रखा होगा, फिर परेशान नहीं होना का। ठीक है ना, सब काम की चीजें मेरे दोस्त, सब काम की चीजें, एक भी चीज बकवास नहीं लिख रहा। एक एक सेकंड मेरे को पता है, मैं तो एक एक सेकंड गिन गिन के कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, अब किसी किसी को याद रखना है तो ऐसे याद रखना, अगर किसी की डिग्री 1 है पॉलिनोमियल में, अगर किसी की डिग्री 1 है तो इसका मतलब यह कि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, माने एक बार भी नहीं मुड़ा, जीरो मोड़, उसमें कोई मोड़ ही नहीं आया। अगर किसी की डिग्री 2 है तो इसका मतलब उसमें एक मोड़ आया, एक बार मुड़ा, एक बार। अगर किसी की डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 2 मोड़ होंगे, 2 बार मुड़ेगा, 2 बार मुड़ेगा, एक बार यहां मुड़ा फिर एक बार यहां मुड़ा। ठीक है, अगर किसी की डिग्री 4 है तो उस केस में उसके मैक्सिमम 3 मोड़ होंगे। देखो जरा, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, राइट है। करेक्ट करते चलो चीजों को, सब काम का है, सब काम का। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सोचने की जगह, बहुत सारी चीजें सोचने की, बहुत सारी चीजें सोचने की। बस मैं सिर्फ एक बार बेस डालता जा रहा हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, डोमेन हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे वापस पूछता हूं, कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज के बारे में कुछ बोल सकता है तो बता दे। किसी भी बाई क्वाड्रेटिक की रेंज के बारे में उसके पास कुछ भी शब्द है तो बोल दे कि इसकी रेंज क्या है। देखें क्या सुनते हो, देखें क्या सुना है अब तक आपने। अगर आप मेरे को इसकी रेंज के बारे में कुछ भी बता सकते हो तो बता दो मेरे को दोस्त, जल्दी से बता दो इसकी रेंज के बारे में आपने क्या सोचा। क्या बात है, गजब, सबसे टफ आर। अर्श ने और सौम्यजीत ने एकदम बराबर बात बोली है। ठीक है, ऐसे ही गगन ने भी बराबर बात बोली है, मजा आ गया भाई साहब। इट इज नॉट आर
ऐसा बोल सकता था कोई बच्चा कि सर रेंज आर तो कतई नहीं होने वाली क्योंकि डिग्री इवन है, और दूसरी बात यह कि रेंज इज सबसेट ऑफ आर। यही शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, इट इज सबसेट ऑफ आर, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट बहुत शानदार, मतलब उम्मीद से बेहतरीन काम करा आपने, ठीक है। चलो बॉस, ओके अभी कौन मिटाएगा? ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये सब पीछे मैंने यही ग्राफ बना के रखे हुए थे, अब आपने मेरे से हाथ से ही बनवा लिया। जैसे पावर 4 के लिए मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास में दो तरह के ग्राफ होंगे, या तो ऐसा वाला या ऐसा वाला, ठीक है, दो तरह के ग्राफ होंगे। हेलो आशीष, ठीक है, तो दो तरह के ग्राफ होंगे, ध्यान से समझते हो चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सेम रूल फॉर ऑल इवन पॉलिनोमियल। आगे की तरफ जो मैं बता रहा हूं, क्यूब के लिए अगर बात करी जाए तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ए पॉजिटिव होने पर डाउनवर्ड से स्टार्ट होता है, ए के नेगेटिव होने पे अपवर्ड से स्टार्ट होता है, ऐसा हम सुन चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं, अगला। ओके 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 ओके, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये अगर ऐसा है, ओ बहुत काम की चीज है, सुनिए बहुत काम की चीज है, इसको सुनना। उम्मीद है आपको पता होगा किसी भी क्वाड्रेटिक के अपने पास में दो रूट्स होते हैं ना, किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, एक रूट होता है अल्फा और एक रूट होता है बीटा। अगर बाय द वे आपको कोई रूट्स की टर्म में लिखने को बोलेगा, रूट्स की टर्म में लिखने को बोलेगा, तो नॉर्मली आपको ऐसे लिखना है, आदत होनी चाहिए, ये हम 11th क्लास में सुना सुना सा है, भूल गए हो चलेगा, लिख के रख लेना, अभी काम आएगा। ऐसे अगर क्यूबिक होता ना तो उसमें अल्फा बीटा गामा होता और फिर से वापस ऐसे लिखना होता, राइट है। तो ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। जैसे अगर क्यूबिक है तो उसके तीन रूट होंगे अल्फा बीटा गामा, तो उन्हें ऐसे दिखाया जाएगा। इसमें कई बच्चे ए नहीं लिखते, वो गलती है। ए यहां लीडिंग कोफिशिएंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अक्सर आप ये गलती करते हैं, उसे लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सी। अगर बाय द वे कोई भी हमारे पास में पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसी है तो इसके ऑब्वियस बात है एन रूट्स होंगे, और उन एन रूट्स के टर्म्स में हम उन्हें ए एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 से बढ़ाते बढ़ाते ए माइनस एक्स माइनस अल्फा एन की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। ए की वही के है जो 10th में मानते थे क्वाड्रेटिक में, ये यार याद नहीं है मेरे को आपका क्या है स्टेटस, है ना, उसका स्टेटस मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, 10th का स्टेटस के बारे में अभी कोई मेरी जानकारी नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट है ना, रिपीटेड रूट्स। अब ये रिपीटेड रूट्स आप में से कितने लोगों को बताए रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं, वो बता दो आप तो जल्दी से। रिपीटेड रूट्स क्या पंगा है, रिपीटेड रूट्स है ना, हाँ भाई जल्दी से बताओ रिपीटेड रूट्स क्या चीज है, किसी को याद है रिपीटेड रूट्स? ऐसा सुना है आप लोगों ने? सुना है तो मतलब सुना है या नहीं सुना है, पहले यस और नो जानते हैं पहले, ठीक है। फिर अगर बाय द वे सुना है तो फिर उसके बारे में सेम रूट्स, अच्छा वेरी गुड। अच्छा देखो जरा, एक्चुअल में क्या होता है ना, रिपीटेड रूट्स का मतलब ये होता है, जैसे y इज इक्वल टू, में सपोज किसी ने मेरे को दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होने चाहिए थे ना, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिखना चाहते, मान लीजिए आपने कहा कि नहीं साहब x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिखना चाहता, तो अब इसे ऐसा ना लिख करके ऐसे भी तो लिखते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि आप लिखते x माइनस 1 एक्स माइनस 1, लो तो अब की बार आपकी वही चीज। अब आपका अल्फा कितना है 1 है, बीटा कितना है 1 है, तो इसका मतलब ये कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ना, तो हम कह सकते हैं रिपीटेड रूट्स है, एक ही चीज दो बार हो रही है, ऐसी चीजों को रिपीटेड रूट्स बोलते हैं, ध्यान रखना, मतलब रिपीटेड रूट्स का मतलब ये होता है। हाँ अब देखो किसी बच्चे ने और अच्छी बात बोली कि रिपीटेड रूट्स कब आते हैं, रिपीटेड रूट तभी आते हैं जब उसका डी इक्वल टू 0 होता है। तो कोई भी बच्चा जिस दिन इसका डी निकालेगा ना, तो बी स्क्वायर की वजह से -2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 निकलेगा, मतलब अपनी तरफ से 4 माइनस 4 बोले तो 0 निकलेगा, देख लो, इसीलिए अल्फा बराबर बीटा है। अच्छा और कोई अच्छी बात बताऊं, है ना, जैसे क्योंकि अब बात छिड़ी गई है तो अच्छी बातों की बात में एक बात और जोड़ता हुआ चलता हूं, ठीक है। इसका डी तो 0 होता ही है, लेकिन आप कभी इसका ग्राफ बनाओगे ना तो और मस्त बात निकलेगी। कैसे निकलेगी देखो जरा। अब आपको पता है कि होगा क्या, मेरे पास में एक नंबर 1 आएगा और दूसरा भी 1 ही आएगा, तो मतलब 1 पे ही दो बार आ गया। अब 1 के इधर भी प्लस है और 1 के उधर भी प्लस है, तो प्लस होने पे आप ग्राफ को या तो यूं उठाओगे और दूसरी तरफ से यूं उठाओगे, तो इसका मतलब ये कि अब आपका ग्राफ जो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो अगर कभी भी किसी के रिपीटेड रूट्स होते हैं तो डी इक्वल टू 0 होता है और साथ में जो ग्राफ होता है ना वो एक्स एक्सिस को टच करता है। बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग, एक्स एक्सिस को टच करता है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जब भी ऐसा बनेगा। क्या बात है, आप सब लोग ऐसे गजब कैसे खेल सकते हो, टीचर लोग तो नहीं बैठे उधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात, और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर,
ठीक है, तो रिपीटेड रूट्स, ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे 4 पे बन गया, तो ये रिपीटेड रूट्स हैं, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा की पावर 4, ठीक है ना। अगर जैसे किसी ने सपोज करो, है ना, हमको ऐसे दे दिया, ओ ये देखो क्या मस्त चीज है, ये देखो क्या मस्त चीज है, ठीक है। अब पहले से इसकी शक्ल, ये इसकी शक्ल है, इसको देखने के बाद में इसको मेरे को देखते ही पता चलता है, इसको देखते ही मेरे को आइडिया लग रहा है कि ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ संभव है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हो सकता है, वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्यूबिक फंक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे स्ट्रांग दिखा रहा है। और मुझे यहां पे साफ पता चलता है कि लीडिंग कोफिशिएंट का तो नहीं पता चलेगा, तो मैं तो वहां ए ही लिखूंगा, लेकिन क्योंकि 2 पे टच हो रहा है इसलिए मैं x-2 का होल स्क्वायर पे दांव लगाऊंगा, और ये क्योंकि 4 पे कटता हुआ निकल रहा है इसलिए x-4 लिखूंगा। क्या आप में से किसी को ये कहानी पता चल गई कि अगर आप मेरे को ग्राफ दे दोगे ना, तो मैं ग्राफ को देखते ही समझ जाऊंगा कि मुझे x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-4 लिखना है। क्या बात है, गजब लिख रहे हो, गजब लिख रहे हो, ठीक है, सुपर्ब। हाँ भाई, मतलब ऐसा नहीं है आपको पढ़ाने के बाद में, मतलब मुझे मुझे भी पैरेलली बहुत अच्छा लग रहा है कि यार अच्छे लेवल के बच्चे हैं यार, अच्छे लेवल के बच्चे हैं, बहुत अच्छे लेवल के बच्चे हैं यार, सही में। अभी तक तो यार किसी दिन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा फैल भी सकता हूं आपके आगे। जैसे ये 6 पर है, तो y इज इक्वल टू में a टाइम्स में कितना x-6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा, ओ ये क्या लिखा, ये क्या लिखा सर, पावर 4। हाँ, अब देखो ये वाली बात, अब ये पावर 4, पावर 4, पावर 4, 4 पावर, हाँ, अरे क्यों नहीं हो सकता, 4 क्या 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई भी इवन डिग्री हो सकती है। अच्छा, ये समझ में नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया, ये तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आया, पावर 4, 4 सर, 2 की जगह 4। तो यहां पे बात को समझो, देखो रिपीटेड रूट्स होने का मतलब ये नहीं होता कि एक ही दो ही बार रिपीट करेगा, 4 बार भी रिपीट कर सकता है, 6 बार भी रिपीट कर सकता है। लेकिन सर ये तो अगर भाई पावर 4 हुआ तो ये अपने में 4 डिग्री की क्वेश्चन होगी ना, है ना। हाँ, 4 डिग्री की क्वेश्चन है इसमें, लेकिन बाकी सारे रूट्स जो है ना इसके सिवा, अब 6 पर ही 4 टाइम्स रूट आ गए, इसमें इसमें पॉसिबिलिटीज है, मतलब अपन इसको लेकर के नकार नहीं सकते। जब भी आप इसका डी निकालेंगे तो आपको फिर से पता लगेगा डी 4 पे 0 हो जाएगा। जैसे आप में से किसी बच्चे ने इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको बोलेगा 6 पे वापस 0 आ गया इसका डिफरेंशिएशन। सर ये स्क्वायर का क्यूब है, नहीं, स्क्वायर का क्यूब होने की वजह से नहीं आया, स्क्वायर का क्यूब नहीं आया। हाँ, अगर बाय द वे ये स्क्वायर होता तो भी इसका ऐसा ही ग्राफ होता, पावर 4 का भी ऐसे ही होगा, पावर 6 का भी ऐसे होगा, ग्राफ लगभग रफ ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप में से किसी किसी को दिमाग में लगानी चाहिए कि ये क्या खतरनाक बात बोल दी। हालांकि इतनी खतरनाक नहीं है, ठीक है, आप में से कोई भी देख सकता है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन पे अब डोमेन पे बात करते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि जब भी किसी का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो रेंज -d/4 से इंफिनिट होती है, ए नेगेटिव होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है, और रेंज अपने आप में -d/4 माइनस इंफिनिट से माइनस का d/4 बनती है। क्लैरिटी रखना। पाकिस्तान वालों ने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया। एक बात, रिपीटेड रूट्स में दिखाया ना, क्यूबिक फंक्शन अभी दिखाया था ना, क्यों नहीं हो सकता, गलती से टाइप हुआ सर, स्क्वायर का स्क्वायर कह रहा था। हाँ वो सही है, वो भी सही, मैं तो ऐसे भी तो दिल पे भी नहीं लिया था, ठीक है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल कब होगा, जब हमारे को पता है डिग्री अगर बाय द वे इवन होगी तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और रेंज अपने आप में सबसेट ऑफ आर होगी, एन अगर ऑड होगा तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा, और रेंज अपने आप में प्योर आर होगी, उसमें सबसेट ऑफ आर होगी, इसमें प्यूरी आर होगी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। हाँ भाई, मेरे को जल्दी से थोड़ा फटाफट, मेरे को पता नहीं ये किसी ने लिखा, पाकिस्तान वालों ने व्हाइट फ्लैग, व्हाइट पाकिस्तान सीज फायर, ये सच्ची खबर है, ये एकदम सच्ची खबर है। वैसे आजकल कुछ पता नहीं चलता, अरे किसी भी तरफ चला जाता है यार। अब यहां पर इससे पहले कि आप इसके आगे चलो, सुनते चलना सुनते चलना सुनते चलना, अगर बाय द सीज फायर की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है यार, लिटरली बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ, वो डोनाल्ड ट्रंप का तो मैंने भी सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीच में मीडिएशन के लिए आ गया, और उसको पता चला है कि दोनों ने फोन कर लिया कि अगर भाई सीज फायर करते तो बेस्ट है, ठीक है ना। हाँ, पता है मेरे पास में भी ये खबर सुनी थी, लेकिन अभी क्या है ना, पता नहीं,
छोड़ो, इस पे क्या दिमाग लगाए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बहुत धैर्य के साथ एक और चीज जोड़ रहा हूं, मैं ध्यान से सुनना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जैसे अब जब रेंज के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो रेंज का मतलब समझना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रेंज माने इमेज होता है। ये कब बताया सर आपने? कितने लोगों को याद है कि रेंज का मतलब इमेज होता है? मैंने बताया रेंज माने इमेज, में बता चुका हूं। सोचो जल्दी जल्दी, क्या मैं रेंज का मतलब इमेज बता चुका हूं? क्या मैं रेंज का मतलब इमेज बता चुका हूं? सोचो जल्दी से, क्या मैं रेंज का मतलब बता चुका हूं? कब बताया बताओ, किसी को याद है? अरे मतलब यार, ये बैच में गड़बड़ है या मैं गलत आदमियों को पढ़ा रहा हूं? यार तुम लोग है ना, तो मैं ना एक काम करो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये वाला इस जगह से वीडियो है ना, अपने दिमाग में भर लेना। अगर आप वही हैं जो मेरे को बताया जा रहे हो, ठीक है ना, तो जितने बच्चे याद है बोल रहे हैं ना, वो बच्चे जस्ट रिमेन इन कॉन्टेक्ट अप टू जनवरी। ठीक है ना, अपन जनवरी के अंदर जो भी 99% के ऊपर जाएगा ना, विल मेक ए पार्टी। किसी भी अच्छी जगह पे पार्टी रखेंगे। मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी, मतलब मैंने लिटरली उम्मीद नहीं करी थी। बस आप अगर भाई तो ऐसे ही खेलते रहना, ऐसे ही खेलते रहना, ऐसे ही खेलते रहना बस। अब मैं आपकी जिंदगी में बना रहूंगा आराम से अगले एडवांस तक। ठीक है, और हम मचाएंगे, लिटरली कह रहा हूं, अगर आप अपने आप में निराश नहीं हुए तो। ठीक है, मैं आपको वैसे ही कर दूंगा, क्या चिंता करता। ठीक है, अब ध्यान रखना, रेंज इक्वल टू इमेज। अब मैं रेंज इक्वल टू इमेज के बाद में एक और बात बोलता हूं। रेंज माने हाइट भी बता रखा है फिर मैंने आपको। रेंज माने हाइट, याद है आपने रेंज माने हाइट कब बताया? रेंज माने हाइट, अमिताभ बच्चन। ठीक है, बताया था आपको। अब मैं आपको एक और नई चीज बताता हूं। रेंज माने इमेज माने हाइट माने आंसर। रेंज माने हाइट माने इमेज माने आंसर। अब एक और चीज अपने दिमाग में भरो। अब आपको आंसर भी दिमाग में, जैसे कईयों को पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर 1 होता है, तो मतलब भिड़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसके मतलब इसकी रेंज 1 है। इसका आंसर 1 है मतलब इसकी रेंज 1 है। अच्छा, अब इसका डोमेन की बात करी जाए, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने ना, मैं अब यहां पे मैं दो चीजें सिखाऊंगा, कॉपी में तुरंत एड्रेस करना। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तेरे को अच्छे से पता है, मैं तेरे को बता चुका हूं। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये पीछे कहां तक फैलेगा? माइनस इन्फिनिटी तक। ये आगे कहां तक फैलेगा? प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब इसका डोमेन आर है। इसका डोमेन कितना है? आर। तो क्योंकि साइन एक्स का डोमेन आर है, दिमाग में रखना है, ऐसे ही कॉस एक्स का भी डोमेन आर होता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज पे लेके चलता हूं। सेकंड चीज कॉपी में बनाना, y इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स के बारे में बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जो ये साइन एक्स होता है ना, स्क्वायर होने पर क्या होता है ना, जैसे डिग्री बढ़ती है, क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से सुनते चलना। जैसे ही डिग्री बढ़ती है तो 0 से 1 एक खतरनाक जगह है। ठीक है, चलेगा 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 चलेगा, किसी भी तरफ, किसी भी तरफ चलेगा, कोई शिवम इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सुनो, साइन स्क्वायर एक्स की बात कर रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स की क्या खास बात होती है? साइन स्क्वायर एक्स की बात नहीं बोल रहा मैं, सॉरी, 0 से 1 के बीच के नंबर की बात करता हूं। आप है ना, कोई भी एक्स के नाम पर 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर सोचो। जैसे मान लो आपने सोचा 0.7। ठीक है, अगर आप एक्स इज इक्वल टू 0.7 लेते हो ना, तो एक्स स्क्वायर करने पर ये 0.49 हो जाएगा। माने आपको पता चला स्क्वायर होने पे ये रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया। तो सेम वे, अगर बाय द वे किसी भी बच्चे ने 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लिया, तो वो रिड्यूस होता है, कमजोर होता है, कम होता है। तो इसीलिए ये चीज को ऐसे ना दिखा के ऐसे देखा जाता है। अब इससे इसका साइन स्क्वायर एक्स से क्या लेना देना वो सीखो। अब साइन स्क्वायर एक्स से ये लेना देना कि ये सारे नंबर 0 से 1 के बीच के हैं, तो ये कंपैरेटिवली हल्के से ऐसे दुर्बल होंगे, दुर्बल हो जाएंगे, मतलब अपने नंबर से कम आएंगे। और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए नीचे वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के चक्कर में इसे ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाने पर ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे ना, तो ऐसा दुर्बल सा ग्राफ बनेगा, ऐसा दुबला सा।
लीन ग्राफ कहलाता है, लीन ग्राफ, थोड़ा सा दुर्बल ग्राफ, लीन ग्राफ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो होता है, अब देखो साइन एक्स जो है वो कहां से कहां के बीच में होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक -1 से 1 के बीच में। अगर किसी ने पूछा साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां के बीच में होगा, तो याद रखना वो 0 से 1 के बीच में होगा। ये 0 है और 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगा साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, 0 से 1 के बीच में आएगा। पहली चीज, एक एक चीज को लिखते चलना, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, दूसरी 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 अब अगली बात क्या है कि मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन इसी जगह पे मैं अगली बात भी कह दूं तो हो गया। अब क्यूब करने पर और छोटा हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच के नंबर्स बड़े ही डेडली होते हैं। 0 से 1 के बीच के नंबर्स की एक खास बात क्या होती है कि 0 से 1 के बीच के नंबर्स में अगर आप डिग्री बढ़ाओगे ना, तो और छोटे होते जाएंगे। तो आपको पता लगेगा जब आप साइन क्यूब एक्स बनाओगे, तो क्योंकि क्यूब हो रहा है इसलिए नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव देगा, तो सारा ग्राफ ऊपर नहीं होगा। लेकिन जो ग्राफ बनेगा ना, जो आपके पास में ग्राफ बन करके आएगा, वो ऐसा आएगा, और दुबला वाला, और दुबला, ऐसे ऐसे। हालांकि मैं इसको परफेक्टली नहीं बना पा रहा, लेकिन ये और दुबला आएगा, और दुबला। लेकिन आएगा कहां से कहां के बीच में, -1 से 1 के बीच, और कंपैरेटिवली श्रिंक हो जाएगा, तीखा तीखा श्रिंक हो जाएगा, छोटा दुबला दुबला हो जाएगा, दुबला सा। ठीक है, ऐसा। तो अब आपको दिमाग में कुछ छोटी छोटी चीजें हो जानी चाहिए। एक बात, ये जगह है 0, ये जगह है पाई, ये जगह है 2 पाई, ये जगह है 3 पाई। तो अब आपको पता होना चाहिए ये खुद को हर पाई पाई की दूरी पे रिपीट कर रहा है, पाई डिस्टेंस पर रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये पाई डिस्टेंस पर रिपीट कर रहा है, लिख लेना क्योंकि मैं मिटा सकता हूं। ये जैसा यहां है ना 0 से पाई में, अब दोबारा यहां से यहां में बनेगा, यहां से यहां में दोबारा ऐसा ही बनेगा, फिर दोबारा यहां बनेगा। तो इसका मतलब ये कि ये 2 पाई, ये 3 पाई में दोबारा रिपीट करेगा। अब ये 2 पाई डिस्टेंस पर रिपीट कर रहा है ना, 2 पाई डिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है। लिखते चलना, लिखते चलना, लिखते चलना, लिखते चलना, है ना। साइन की पावर 4x और दुबला होगा, बिल्कुल, और मर जाएगा बेचारा। अच्छा, फिलहाल हमारा काम में क्वेश्चन में बेचारा डोमेन रेंज पूछा था, मेरे को सडनली आना पड़ गया। साइन स्क्वायर एक्स का डोमेन कहां तक फैलेगा सर ये ग्राफ, उधर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में कहां तक फैलेगा। डोमेन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऐसे फैलना। तो ये पीछे -∞, उधर +∞, तो इसका एक्सपेंशन, माने इसका कोई डोमेन पूछेगा तो इसका डोमेन निकलेगा आर, इसका भी डोमेन आर, इसका भी डोमेन आर, इसका मतलब ये भी डोमेन आर का आदमी है ना। डोमेन सबका आर है, ये बात आप पकड़ते चले, उम्मीद है आप में से हर एक जने को पकड़ना है। अब अगर इसका डोमेन किसी ने पूछा तो इसका डोमेन आर, कॉस स्क्वायर एक्स का डोमेन भी आर, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स भी सेम इसी तरह से दुबला होता जाएगा। तो क्योंकि डोमेन आर है और बीच में प्लस होने पर या मल्टीप्लाई होने पर या माइनस होने पर इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसका डोमेन आर और उसका डोमेन आर, इसलिए पूरे फंक्शन का डोमेन आर। तो किसी ने पूछा डोमेन क्या है, तो डोमेन है आर और रेंज है 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख खान, ठीक है। इवन अच्छे स्टूडेंट्स लोग, बेटा जी आप ऐसे इसका ग्राफ बना लेना, इसका ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एट 1, y इक्वल टू 1, -∞ से +∞। चलता चलूं, सही है। हर छोटी से छोटी बात हम डालते चल रहे हैं, बढ़ाते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो इसका ग्राफ, इस पे बात हो गई, ठीक है। मेरे को अभी हटाना पड़ेगा, मैंने बोला था ना कि कई बार हमारे को हटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आप लिख करके रख लेना। अगला, किसी ने मेरे से पूछा बताओ साहब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज बताओ। हाँ भाई, इसका डोमेन रेंज बताएं। अगर मेरे से किसी ने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, किसी ने मुझसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि y इक्वल टू में 3x + 5 का डोमेन और रेंज बताओ, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अपने आप में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, 3x हल्का सा उठा हुआ, 5 ऊपर, 0 0 से ना पास होते हुए 0,5 से पास होगा। इसका डोमेन -∞ से +∞, माने इसका डोमेन R है। सेम वे ऊपर +∞ तक, नीचे -∞ तक, इसकी रेंज भी R है। डोमेन भी R, रेंज भी R।
ठीक है, वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, हर पॉलिनोमियल, हर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज आर होती है, ऐसे भी चेक कर सकते थे। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है, ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो फंक्शन है वो मैं यहां लिख रहा हूं, y इक्वल टू में कितना दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हाँ भाई बताओ साहब, इसका डोमेन बोलो, इसका डोमेन बोलो, इसकी रेंज बोलो, डोमेन और रेंज दोनों बताओ, बता लोगे? डोमेन तो खट से ने निकल जाना चाहिए था मुंह से, डोमेन आर है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब अगर किसी ने इसकी रेंज पूछी तो रेंज हो जाएगी 9-4 माने 5/4 से इंफाइनाइट। सोच लेना क्यों। मैंने तो ओरिजिनल रेंज लिख दी, मेरे को नहीं पता था। हाँ भाई, अब आते हैं रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? जब भी दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को आपस में रेशो में लिखते हैं ना तो रैशनल फंक्शंस कहलाते हैं। तो अगला टाइटल डाल लीजिएगा रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस। ठीक है, अगला टाइटल रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? द कोशेंट ऑफ द टू पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शंस। क्लैरिटी है ना? जैसे मान लो, देखो मेरे को बात को सुनना, मैंने कहा पॉलिनोमियल क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा लिखा हुआ है, क्या सर ये रैशनल फंक्शन है? हाँ, दोनों पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल इज ए रैशनल फंक्शन। अच्छा, फिर इरेशनल फंक्शन कब होते हैं? इरेशनल फंक्शन में जितने भी एक्स वाले होते हैं ना, इन पे गंदी गंदी डिग्रियां होती हैं। जैसे अगर भाई तो ये है ना, ये अपने आप में कैसा फंक्शन है? ये रैशनल फंक्शन है, ये अपने आप में रैशनल फंक्शन है। अगर बाय द वे सपोज करो ये एक्स स्क्वायर ना होकर के एक्स की पावर 5/3 माइनस में 3x की पावर 7/27 प्लस का 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर में 3/13 प्लस के अंदर 4 ऐसा कुछ लिखा होता, गंदी गंदी सी डिग्रीज होती, तो हम कहते हैं ये रैशनल फंक्शन है बॉस, ये रैशनल फंक्शन है। नाउ इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ऊपर भी पॉलिनोमियल भी नहीं है, नीचे भी कोई पॉलिनोमियल नहीं है, गंदी सी डिग्रियों वाला कुछ है, तो आप तुरंत समझ जाना कि भैया ये इरेशनल फंक्शन है, वो रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन सुंदर सुंदर दिखने वाले प्यारे प्यारे से, ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका बस इतना ही रोल है, इससे ज्यादा रोल नहीं है, डोंट वरी, आपको इससे ज्यादा परेशान नहीं करेगा रैशनल फंक्शन। ठीक है, पहले लिख लिया यहां तक। अब लिखने के बाद में एक और चीज ध्यान रखना, हम रैशनल फंक्शन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमसे वो पूछ सकता है कि रैशनल फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन। जैसे सपोज करो कोई फंक्शन है एच एक्स, वो अपने आप में दो पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स से मिलकर के बना है, सही है, और आप इसका डोमेन पूछ रहे हैं। अगर आप इसका डोमेन पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसको ऐसे लिखना चाहिए, एफ एक्स इंटू 1/gx। अब क्योंकि एफ एक्स अपने आप में पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का डोमेन होता है आर, इसने तो अपना डोमेन बोल दिया आर। साथ में जब आप इसकी डोमेन की बात करेंगे तो आप कहोगे कि भैया बस जीएक्स को 0 मत होने देना, और इसको सॉल्व करके इसका डोमेन निकाल लोगे, इसको सॉल्व करके इसका डोमेन निकालोगे और इसके साथ में उसका इंटरसेक्शन कर दोगे और आंसर आ जाएगा। जैसे क्या? जैसे क्या? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऊपर वाले ले लेते हैं। किसी ने पूछा कि मुझे तो सर इसी का ही डोमेन बता दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसका डोमेन बताओ सर आप। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखूंगा, इंटू के अंदर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखूंगा, और लिखने के बाद मैं आपको याद दिलाऊंगा पहली बात, ऐसे दो फंक्शन है, दीवार लगाई, ये एक कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आर, तो आपने ये आर लिख दिया। इधर वाले में आप चाहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 भैया आप 0 कहां हो रहे हो ये बता दो बस आप, सही है। मैं छोटा सा चेंज करता हूं ताकि ना आपको क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा, राइट? क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा, इसलिए मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं बस, है ना। ये पीछे की तरफ माइनस का 9 ले लेता हूं, माइनस का 9, माइनस का 9, ठीक है। अब देखो सपोज ऐसा होता तो इसको मैं ऐसे तोड़ता, तोड़ने के बाद में क्या है ना, जो नीचे वाला है बस ये पता करता है 0 कब हो रहा है, तो मुझे पता चलता कि एक्स स्क्वायर जब 9 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, माने एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 पर इस भाई के पंगा हो जाएगा, प्लस माइनस 3 पे इसके पंगा हो जाएगा, पंगा। तो ये चाहेगा कि यार तुम सारे नंबर दे दो, तुम मुझे सारे नंबर दे दो, आर चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब दे दो, बस एक काम करो -3 और 3 हटा देना, क्योंकि वो आएगा यार मैं अनडिफाइंड हो जाऊंगा। तो अब मेरा इस साइड का डोमेन, इस साइड का डोमेन ये आया, उस साइड का डोमेन क्या है? आर आ चुका है। अब मैं दोनों के बीच में कॉमन पार्ट देख रहा हूं, तो कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट ये वाला है, क्योंकि वो तो सब लेके आएगा, ये इसमें से कटवा के लेके आएगा, तो इसका मतलब इसकी बात सब में चल जाएगी। तो फाइनली हमारे पास में इसका डोमेन क्या निकला? इसका डोमेन निकलेगा r -3,3,
हम बस इसी के लिए पढ़ते हैं सब। क्या यहां तक की बात पकड़ में आती आ रही है आपको? क्या आपको यहां तक की बात पकड़ में आती आ रही है? चलो बॉस, मेरे साथ आगे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जल्दी से। ठीक है, आगे आगे चलते चलो जल्दी जल्दी। ओके 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 ओके, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो मेरे दोस्तों। जाहिद नहीं, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। 0.99 का स्क्वायर, 0.99 का स्क्वायर तुम्हारे वाला नहीं होता शायद, आई थिंक। 0.99 का स्क्वायर जो होता है 0.98 समथिंग होता है, कुछ कुछ 0.98 समथिंग कुछ होता है ना, तो वो से कम होता है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये वाली बात खत्म होगी, आगे बढ़ दो आगे बढ़ दो आगे बढ़ दो, है ना, चले आगे। तो बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं किस लिए पढ़ा रहे हैं हम, बस इतना सा जानकारी रखते हो चलना। ठीक है, अब इसमें कुछ काम की चीज अगर पीछे है तो देख लेते हैं। ठीक है, काम की चीजें क्या क्या है। एफ एक्स इज जी एक्स टाइप होता है, सबके सब ऐसे दिखते हैं। ठीक है, बस हमें अपने पास में हमेशा ये चाहेंगे कि ऐसे केस में हम लोग बस नीचे वाले को जीरो ना करें। ठीक है, अगला इरेशनल फंक्शन पे आ जाते हैं। इरेशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शन के बारे में आपको बता चुका हूं क्या, जिसमें गंदी गंदी डिग्रियां होती हैं, रेशो की फॉर्म में जरूर होता है, ध्यान रखना। रेशो की फॉर्म में फंक्शन जो कि एनालिटिक एक्सप्रेशन जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कोई रूट ओवर वाले सिंबल में आता है। ठीक है, जिनमें एब्सर्ड डिग्रीज होती हैं, एब्सर्ड डिग्रीज, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, ऑलरेडी अपने पे बात करेंगे ना। हाँ, वो आज हम लोग एक्सपेरिमेंटली पहले ट्राई कर रहे थे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट ये काम करता है। और ये काम करता है तो इसका मजा आएगा जब अपन ग्राफ्स वगैरह में बात करेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे इसको भी और अच्छा और बेहतर बनाता चले जाएंगे, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर देंगे। ठीक है, आज तो अपना फर्स्ट डे है ना, नेक्स्ट में और बेटर काम करूंगा, चिंता मत करो। हाँ, अच्छा, इरेशनल फंक्शन के बारे में ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट। अगला आइडेंटिटी फंक्शन है ना। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में नॉर्मली लोग नहीं बताते, मैं आपको फटाफट से आइडिया दे देता हूं। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है ना, सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, y इज इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स से भी ज्यादा सुंदर ऐसा लिखना रहेगा, ऐसा लिखना ज्यादा सुंदर लगता है ना, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये होती है सब आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा, ठीक है, अगर ये होता है तो सर ये तो y इक्वल टू एक्स ही हुआ ना। हाँ, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो सर ये वाला होगा। हाँ, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ये वाला होता है। ठीक है, तो याद रखना, नहीं दोनों टाइप की डिग्री, अगर एक भी डिग्री बकवास आ गई ना तो पॉलिनोमियल से तो वैसे ही बाहर हो गया। अगर एक भी डिग्री अगर बकवास आ गई तो वैसे ही अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। आपका टेस्ट मेरा जाना गया तो 25 तारीख को या 1 तारीख को है ना। ठीक है, तो वैसे ही पॉलिनोमियल की डिग्री से बाहर, तब भी वो इरेशनल में ही जाके गिरेगा। तो 1 मिनट है ना, y इक्वल टू एक्स माने ये 40 डिग्री पे जाता हुआ। हाँ, अब जल्दी से बताना इसकी रेंज क्या लगती है और इसका डोमेन क्या दिखता है आपको। इसका रेंज और डोमेन बताओ, आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज और डोमेन बताओ। क्या नहीं काम करता मेरे को नहीं पता, पहले सही था। अच्छा ओके, चिंता मत करो, आप टाइम तो दो। फर्स्ट लेक्चर के अंदर कैसे अपन, हाँ अपन उसको और बेटर करेंगे, तनुज क्यों चिंता करता, आप तो पीडीएफ ही आएगी। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ये कि बच्चा लोग ये सोचते हैं कि इधर ये माइनस इंफिनिट तक जाएगा और उधर प्लस इंफिनिट तक जाएगा, माने इसका डोमेन आर है। हाँ, इसका डोमेन आर है, माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट। इसकी रेंज क्या है, रेंज भी नीचे माइनस इंफिनिट से ऊपर प्लस इंफिनिट तक पूरे जा रही है लाइन, इसका मतलब इसकी रेंज भी आर है, माने आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज आर होता है। एक बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। हाँ, अच्छा, एक तीसरा पॉइंट और लिखते हैं ना, आइडेंटिटी फंक्शन जो भी होता है, आइडेंटिटी फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई या आई ए या आई बी। ठीक है, ये आई आई ए या आई बी से दिखाया जाता है। क्लैरिटी तो समझ थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आइडेंटिटी फंक्शन कैसे काम करता है उसको देखिएगा। आइडेंटिटी फंक्शन की अगर चर्चा करते हैं ना, जैसा मैंने बताया y इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ हद तक ऐसा होगा, डोमेन आर होगा, रेंज आर होगा। ठीक है,
अगर देखा जाए तो ये आई आई ए आई बी से रिप्रेजेंट होता है। आई थिंक ये वाली बात क्लैरिटी अपने को है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन बात है, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से याद दिलाता हूं। कांस्टेंट फंक्शन कब होता है? जब भी फंक्शन के आगे ए बी सी एक्स वाई जेड को छोड़ के कुछ भी लग दिया आपने, एक्स वाई जेड को छोड़ करके, ठीक है ना, आपने कुछ भी लिख दिया तो वो अपने आप में आइडेंटिटी फंक्शन में जाके गिरेगा। या ठीक है, या फंक्शन के आगे कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे आपने 3 लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, आपके मन में आया नहीं नहीं एफ एक्स इज इक्वल टू 3 नहीं चलेगा सर, एफ एक्स इज इक्वल टू में कुछ माइनस में 2015 लिख दो सर, वो ज्यादा बेटर लगेगा। ये भी, ये दिस इज ऑल एनी नंबर और एफ एक्स इज इक्वल टू एनी नंबर, कोई भी नंबर लिख दिया ना, इज कांस्टेंट फंक्शन। अब दिमाग में आया ये कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन हुआ क्यों? अरे देख ना, सोच के देख, क्या सर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट फंक्शन है? हाँ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्यों है सर ये कांस्टेंट फंक्शन? देख ना, सोच, मैं एक्स की जगह पे 1 डालता हूं या 2 डालता हूं, 0 देगा, देखना आंसर, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 है, हर एक्स के लिए 0 है। तो 2 डालेगा तो 0, 3 डालेगा तो 0, -5 डालेगा तो 0, अगर तेने बाय द वे 2000 अभी क्या चल रहा है 25 चल रहा है, ये भी डाल तो भी 0, माने ये पत्थर की तरह से पड़ा रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि जब तू इसका ग्राफ बनाएगा ना, तो ग्राफ कैसे बनेगा देख, 1 पर आंसर 0, ठीक है, 1 पर आंसर 0। अब जैसे इसका अपने 1 लेकर के गबड़ा कर दिया, ठीक है, मान लो कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ना होकर के एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू में कुछ -4 होता, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू -4 होता, एफ एक्स इज इक्वल टू -4 होता, तो इसका मतलब 0 डालो -4 बोलेगा। अब 1 डालो, क्या आंसर आएगा? -4 आएगा। आपने 2 डाला, -4 आएगा। आपने -5 डाला, -4 आएगा। आपने 2025 डाला, -4 आएगा। माने भाई का आंसर -4 के सिवा खिसकेगा ही नहीं। तो जब आपने 1 डाला, -4 आया, 2 डाला, -4 आया, 3 डाला, -4 आया, 5 डाला, -4 आया, तो आपको बोलेगा -4। इधर -1 डाला, -4 आया, -2 डाला, -4 आया, तो आपको पता चलेगा लास्ट में आप परेशान होकर जब इसे मिलाओगे तो विल गेट अ लाइन, और वो भी कौन सी वाली? y को टू -4 वाली। इसका ये दूरी कितनी होगी? 4 होगी। 4 दूरी पर नीचे की तरफ बन जाएगी, तो वी कॉल इट कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो इस पे अपन विचार कर लेते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन दिखता कैसा है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू सी इज एन कांस्टेंट फंक्शन, हमने सबसे पहले इस पे बात कर ली है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समय और ले रहा हूं मैं। क्या सर ये इसका आंसर कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, कांस्टेंट फंक्शन में ऐसे एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, और अक्सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो फंक्शन की शीट में मिलते हैं, मुझे तो कांस्टेंट ही मिलते हैं अधिकतर, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है ना, अब ये क्वेश्चन में अगर मैं इसका न्यूमरेटर पार्ट उठाता हूं, तो न्यूमरेटर पार्ट क्या है? cos स्क्वायर एक्स प्लस में sin की पावर 4x, ये मुझे दिख रहा है, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस cos स्क्वायर एक्स को देखने के बाद इस sin की पावर 4 से एक उम्मीद करता हूं कि आप 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बन जाओ, क्या ये सही है? क्या ये लाइन फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये सही लिखा? क्या मैंने, इज इट करेक्ट और नॉट? जल्दी से बताओ, क्या ये सही है? क्या ऐसा लिखना सत्य है या गलत हो गया? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं या गलत हो गया? cos स्क्वायर एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, लिख लिया। तो देख, जिस दिन इसको खोलूंगा ना a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा? cos की पावर 4x मिलेगा, माइनस में 2 cos स्क्वायर एक्स मिलेगा, माइनस में क्या मिलेगा? 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का 1 मिलेगा, सही बात है। अच्छा, अब ये cos की पावर 4x सबसे बड़ा है, इसे आगे बैठा दिया इज्जत के साथ, इस cos स्क्वायर एक्स में से ये घटाया, माइनस का cos स्क्वायर एक्स आया, प्लस का 1, ऐसा लिख दिया मैंने। ये जैसे ही लिखा, लोगों की नजर इस पे पड़ी कि सर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स तो सर sin स्क्वायर एक्स होता है। हाँ, तो ये cos की पावर 4x प्लस में कितना? sin स्क्वायर एक्स बन गया। लेकिन अगर आपकी नजर पड़ रही है तो ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ माने ये न्यूमरेटर है, और जो हाथ में आ गया वो cos की पावर 4 है, ये तो डिनोमिनेटर हाथ में आ गया। इसका मतलब जरूर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, राइट है ना भाई? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है बॉस। कहां चले गए हमारे भाई? इसका मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर के बराबर है, इसका मतलब फंक्शन में cos स्क्वायर एक्स प्लस के अंदर sin की पावर 4x डिवाइड बाई cos की पावर 4x प्लस में sin स्क्वायर एक्स सेम है।
फॉर एवरी एक्स, तो काटो, आंसर 1 आएगा। और फंक्शन के आगे अगर कोई भी नंबर आया तो ये तो भैया कांस्टेंट फंक्शन में गिरेगा, और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो एक्स की हर वैल्यू के लिए 1 आंसर है। तो फिर आप इसमें अगर 2015 भी डालोगे तो आंसर 1 ही आना है। वापस से, फंक्शन की शीट में जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखता है, चांस है, चांस है कि आप उसे सॉल्व करके आओगे तो कोई कांस्टेंट निकलेगा, कोई 1 नहीं निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। ये पक्का मान के चलना कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट निकल जाए। राइट, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, देखो फंक्शन की शीट में किसी ने ये वाला क्वेश्चन दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू में ये, राइट। अच्छा, अब बड़े धैर्य के साथ में मैं आपके सामने कुछ छोटी छोटी हरकतें करता हूं। देखो पहली बात, ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको छेड़ते नहीं, राइट है। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है इसको यहां से मिटा के इसका होल स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है ना। बनाने के बाद में ये जो लिखा है ना, इसको मैं साइन ए प्लस बी की तरह से देख रहा हूं। ये जो लिखा है ना, साइन ए प्लस बी की तरह से देख रहा हूं, और साइन ए प्लस बी को हमको खोलना आता है। साइन ए प्लस बी खुलता है तो क्या बनता है, साइन ए कॉस पाई बाई 3 प्लस में कॉस एक्स साइन पाई बाई 3, और बाहर की तरफ स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे अपन ने ऐसा करा, पास में लिखा था कॉस एक्स, इनटू में ये जो पार्टी है, ये जो पार्टी है, इसमें भी सामने वाले को कॉस ए प्लस बी दिख गया, तो उसने इसे भी खुलवा दिया, कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 3। अब जैसे ही उसने ये सब खुलवाया, उसको कुछ चीजें याद आई। क्या याद आया उसको? ये याद आ गया कि सर जी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो कॉस पाई बाई 3 जो होता है, ठीक है, कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 होता है, और कॉस 60 जो होता है ना सर, कॉस 60 हाफ होता है, तो यहां हाफ ही लिख डालो ना। मैंने कहा हाँ सही बात क्या है, तो इसका मतलब ये कि ये जो साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है, यहां पे भी अपन √3/2 लिख लेते हैं यार, यहां √3/2 लिख लेते हैं। उसने कहा लिख दो सर, क्या फर्क पड़ता है। फिर तो इन दोनों ने कहा हमारी जगह भी लिखवा दो। मैंने कहा वेरी गुड, लो भाई कस्टमर मिले अपने को। तो ये मिटाया और इसकी जगह लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह लिख दिया कॉस पाई बाई 3 का हाफ, और इसकी जगह लिख दिया √3/2, और बीच में हमारा माइनस तो चल ही रहा था। अच्छा, अब जैसे ऐसा करा, जैसे ऐसा लिखा ना, जैसे ही ऐसा लिखा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरफ खुल गया, राइट है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब समझना, यहां पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस बी स्क्वायर, माने कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4, माइनस में 2ab का मतलब हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू में हाफ इंटू में √3/2। लो बॉस, प्लस अब इसकी इससे गुणा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी इससे गुणा माइनस का √3/2 इंटू में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सॉरी, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इतना बड़ा क्वेश्चन करा ही नहीं कभी। मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा, बड़ा है छोटा है, 1 मिनट देख तो लेते हैं। देख तू ध्यान से देख, √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस का पूरा इससे कट गया। अरे फिर मैंने कहा देख जरा जल्दी से सोच, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। सर ये तो साइन स्क्वायर एक्स है। मैंने कहा अगर सोच के समझ कि अगर तूने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर 1 + 1/4 बचेगा कि नहीं? हाँ सर बचेगा। और यहां देख, इस कॉस स्क्वायर एक्स और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है, 3/4 प्लस में हाफ। अब तेरे को जोड़ना आना चाहिए, ये लिखा हुआ है 5/4 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ सर, और ये लिखा हुआ है 5/4 कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ सर। क्या कॉमन आ रहा है सर? 5/4। अंदर क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कितना होता है? 1 होता है ना, तो क्या आ गया तेरा? 5/4 आ गया। अच्छा, मतलब ये कि एफ एक्स पूरा खत्म, सिर्फ 5/4 बच गया। हाँ, तो एफ एक्स 5/4 बच गया। अगर एफ एक्स 5/4 बच गया तो तेरा पहला काम खत्म हो गया। अब तू दूसरे काम पे दिमाग लगा। क्वेश्चन ने साथ में दिया है, क्या दिया है? दिया है कि जी में 5/4 रखने पे 1 आ रहा है। इसका मतलब लेकिन 5/4 तो एफ एक्स है, तो तेरे कहने का मतलब ये कि जी में एफ एक्स रखने पे 1 आ रहा है। हाँ, और जी में एफ एक्स रखने पे 1 आ रहा है, तो जी में एफ एक्स रखने को ही तो गॉफेक्स बोलते हैं। इसका मतलब गॉफेक्स 1 आ रहा है, और वही तो पूछा था, तो गॉफेक्स 1 आ गया। ये तो गजब क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मैं फिर कह रहा हूं,
इसी छोटी छोटी ब्रेन स्टॉर्मिंग को करते करते एक दिन हम साइन ए प्लस बी, साइन कॉस ए प्लस बी, ये करते 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 खुद को वापस 11th में सब सेटल कर लेंगे, पुरानी 11th को छोड़ दो, आगे चलते चलो। और ये जो चीज है ना, देखो फाइनली हुआ क्या, सारा साइन का टर्म खत्म हो गया, हमने कोई ऐसी चीज नहीं करी जो हमने 10th लेवल पे नहीं सीखी थी। साइन ए प्लस बी हम 10th में सुनते हैं। बस ये जो फंक्शन है ना, ये आईटी का किसी टाइम का फेवरेट फंक्शन रहा है, ठीक है। तो मैं आपके लिए बस इतना सा करना चाहता हूं कि आप दो चीजें याद कर लेना। एक तो ये हमेशा 5/4 होता है फॉर ऑल एक्स। इसी तरह से एक और फंक्शन भी है, ये भी बहुत यूज करता है, ठीक है। मेंस और एडवांस दोनों बहुत यूज करते हैं, दोनों। एक की वैल्यू 5/4 है, एक की वैल्यू 3/4 है। आज के दिन के लिए इतना ही। ठीक है, डन। हाँ बिल्कुल करा जा सकता है। आवाज जा रही मेरी? चलो बाय बाय।